So hello everyone, good afternoon. गुड आफ्टरनून मैम। या आई होप सभी का लंच हो गया है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा सेशन होगा, तो आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे कि रिक्वेस्ट आई हुई है कि सेशन हिंदी में हो, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम इसे हिंदी में जो भी टेक्निकल टर्म्स है मैं आपको हिंदी में समझाऊं। सो एवरीवन कंफर्टेबल करेंटली? सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स। मेरे पास कुछ क्वेरीज भी आए थे, तो ये क्वेरीज जो है मैं आपको एक एक चैप्टर्स है उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड ब्लॉकचेन। तो यहाँ पे जितने लोग अभी है, इनमें से कोई बताएगा कि व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट दे अंडरस्टैंड? एनीवन? जस्ट रेज योर हैंड। एनीवन? ब्लॉकचेन क्या है, क्या होती है? किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, कुछ भी जो आपने जो पढ़ा हो। हेलो जी गोविंद जी, हेलो। हाय गोविंद जी। ब्लॉकचेन एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते, केवल ऐड कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते। ये थ्री टाइप से, जैसे क्रेडिट डेबिट होता है, इसके साथ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो है वो इंक्लूडिंग ये थ्री टाइप का जो लेजर है एक तरीके से। और ये दो टाइप से होता है, पब्लिक लेजर और प्राइवेट ब्लॉकचेन और पब्लिक ब्लॉकचेन। दो टाइप की ब्लॉकचेन होती है। पब्लिक ब्लॉकचेन में आप सब सारी डिटेल देख सकते हैं, और प्राइवेट में केवल पर्टिकुलर जो स्टाफ लोग होते हैं वही केवल वो चीजें देख सकते हैं। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सूरज जी। हेलो। हाँ सूरज जी, आपको कुछ ऐड करना है? नहीं मैम, ऐड तो नहीं करना था, बस एक छोटी सी चीज थी। ब्लॉक जो होता है, ब्लॉक में मैम सारा डाटा जो होता है वो सिक्योर रहता है, और एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से जब कनेक्ट होता है तो एक चेन बनती है, एंड दैट इज सिंपली द ब्लॉकचेन। ओके। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शुक्ला जी। गुड इवनिंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। आवाज आ रही है मेरी साहब? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम क्लियर आ रही है। हाँ, एवरीवन को नमस्कार। जी, ब्लॉकचेन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर, क्रिप्टोग्राफी एंड डाटा। ओके, गुड। तो काफी कुछ बता दिया। तो अगर मैं ब्लॉकचेन का डेफिनेशन ऐसे बताऊं कि ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर
तो ये सुन के शायद बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, यहाँ पे हमें सादा ब्लॉकचेन नहीं पता था, अब आपने इसमें इतनी सारी चीजें बता दी कि ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर व्हिच इज इम्यूटेबल, सिक्योर, डिसेंट्रलाइज्ड, वर्क ऑन कंसेंसस मैकेनिज्म। ये है क्या, ये फंडा क्या है, ब्लॉकचेन काम करता कैसे है? तो लेट अस अंडरस्टैंड, हम सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ब्लॉकचेन काम करता क्या है, होता क्या है इसमें एग्जैक्टली। तो ये पूरी मैकेनिज्म, क्यों ये इम्यूटेबल है, हमें समझना पड़ेगा इसके पीछे। तो ब्लॉकचेन, चलो हम एक लाइव एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मेरी एक कंपनी है और मेरी कंपनी का रोज ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब ये ट्रांजैक्शंस मुझे नोट डाउन करने हैं। अब ये ट्रांजैक्शंस मैंने अगर नोट डाउन किए तो मेरा एक अकाउंटेंट है जो मेरे कंपनी के लिए काम करता है। तो ये अकाउंटेंट को मैं रोज ट्रांजैक्शंस वैलिड करके उसके पास डेबिट क्रेडिट नोट सब स्टोर होता है। अब वो अकाउंटेंट मेरी अकाउंटिंग करता है, मुझे नहीं पता क्या करता है। तो अगर मैं किसी एक पे डिपेंड रहूं तो शायद वहां पे एक डेटा चेंज करने का, मॉडिफाई करने का उसे चांस मिल सकता है, चीट करने का चांस मिल सकता है, क्योंकि वो सेंट्रलाइज पे है, मैं सिर्फ एक ही इंसान पे डिपेंड हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसे काम करूं कि मेरा तो अकाउंटेंट है लेकिन मैं और 5 अलग अलग अकाउंटेंट को डेटा भेजूं साइमल्टेनियसली, मतलब जो भी कॉपी है मेरे इधर, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी कॉपी भेजूं और वो लोग सब लोग वैलिडेट करेंगे। तो अभी ये जो 5 है, 1 2 3 4 5 अकाउंटेंट, हम इनको 1 2 3 4 5 बताएंगे। अब मैं उनको डेटा भेजूं तो 1 को नहीं पता कि मैंने 2 को डेटा भेजा है, 2 को नहीं पता मैंने 3 को भेजा है, वो तो ऑटोमेटिकली मैंने वो प्रोटोकॉल बना दिया कि इनको मेरा रोज डेटा जाएगा और ये लोग वैलिडेट करेंगे। और मंथ के एंड में मैं उनसे पूरा हिसाब मांगूंगा। अब ये जो हिसाब मेरे पास आएगा, ये क्रेडिट डेबिट बैलेंस शीट मेरे पास जो आएगी, हर एक की जो बैलेंस शीट होगी वो मैच होनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि वो लोग अकाउंटेंट है, उनको जो ट्रांजैक्शंस गए वो सेम गए हैं। तो सारे ट्रांजैक्शन का जो भी रिजल्ट आएगा वो मुझे सेम आना चाहिए। अगर इन 5 में से किसी का भी डेटा अगर मैच नहीं होता है तो एट द एंड मुझे पता चलेगा कि ये जो एक अकाउंटेंट नंबर 5 है इसने मेरा काम बराबर से नहीं किया, ये कुछ तो झोल कर रहा है, ये सही डिटेल्स नहीं दे रहा है, या फिर इसके पास वो कैपेसिटी नहीं है डेटा को प्रॉपरली ऑडिट करने की। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्या हो गया, डेटा पूरा वैलिडेट होके आता है। इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जब हम हमारे ट्रांजैक्शंस भेजते हैं तो ये सिक्योर्ड वे में हमारे पास आते हैं, और इसलिए यहाँ पे जो फॉल्ट होने का जो चांसेस होता है वो 0 हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि मेरे पास ग्रुप कंसेंसस मैकेनिज्म, इसको हम क्या कहते हैं, इसे ग्रुप कंसेंसस मैकेनिज्म कहते हैं। तो अब ब्लॉकचेन में होता क्या है, मैं हूँ ब्लॉकचेन का क्रिएटर जिसने एक प्रोटोकॉल क्रिएट किया है एज अ कंपनी, और ये जो अकाउंटेंट है, ये जो 5, इनको हम नोड्स बोल सकते हैं या फिर वैलिडेटर बोल सकते हैं या फिर माइनर बोल सकते हैं। हर एक कंसेंसस मैकेनिज्म में उस सिस्टम को हम अलग अलग नाम देते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक्स में हम वैलिडेटर्स बोल देते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क में हम उन्हें नोड्स बोलते हैं। तो ये सारे जो अकाउंटेंट है वो हमारे नोड्स थे। अब ये नोड्स क्या होते हैं, वहां पे कोई ह्यूमन नहीं होता है, ये मशीन है, ये मशीन पे ये सारी वैलिडेशन का प्रोसेस काम करता है। तो जब भी ब्लॉक क्रिएशन का काम आता है, जब भी ट्रांजैक्शन होते हैं, तो ये इस नोड्स के थ्रू वैलिडेट होके जाते हैं। यहाँ तक समझा? अब ये जब वैलिडेट होते हैं तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि एक बार इसमें वैलिडेशन होने के बाद ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, और ये ब्लॉक क्रिएट होने के बाद ये जब सिस्टम में आ जाता है, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे पहली क्वालिटी आ जाती है आफ्टर वैलिडेशन कि ये इम्यूटेबल है, अनेबल टू चेंज। तो ये पहले बात याद रखिएगा कि ब्लॉकचेन के कुछ कीवर्ड्स है, ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के वक्त आपको ये कीवर्ड से ही समझेगा कि किस ऑप्शन को हमें करेक्ट बताना है। फिर ये हाईली सिक्योर है, तो आप समझिए कि ये अगर मैंने ये सारे 5 के 5 अकाउंटेंट अगर एक जगह पे होते तो क्या होता था, तो ये लोग मिलके कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करते थे, या इनको कोई ना कोई तो मैनिपुलेट कर सकता था, या फिर यहाँ के सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता था। पर ये डिस्ट्रीब्यूशन में होने की वजह से किसी को पता ही नहीं कि ये नोड्स बैठे कहाँ पे। तो ये नोड्स भले एक नोड भी डाउन हो गया तो भी बाकी के 4 नोड वर्क करेंगे, और 4 नोड हमें हमारी ब्लॉकचेन को
वर्किंग रखेगी और इसलिए हमारे ट्रांजैक्शन कंटिन्यूसली होते रहेंगे, हमारा डेटा कंटिन्यूसली ऐड होता रहेगा। इसीलिए यहाँ पे सिस्टम बन गई फॉल्ट टॉलरेंस, यानी कभी भी कोई भी फॉल्ट हुआ तो भी दूसरे नोड्स एक्टिव रहेंगे। जैसे फेसबुक का या गूगल का बीच में एक बहुत बड़ा सिस्टम सेंट्रलाइज होने की वजह से सर्वर डाउन था। सर्वर डाउन होने की वजह से क्या हुआ, सेंट्रलाइज में होने की वजह से काफी देर तक, आई थिंक एक दिन तक लोग पेमेंट नहीं कर पाए, जिसके वजह से काफी प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पे फॉल्ट हो गया। तो यहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होती है, तो फॉल्ट होने का कोई चांस नहीं। दैट्स वाई हम इसे फॉल्ट टॉलरेंट बोलते हैं। और इस सिस्टम को हम लोगों ने नाम दिया है बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस। तो ये जिसका क्वेश्चन था व्हाट इज बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस, तो इसको हम कहते हैं बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस। तो जिसका भी ये क्वेश्चन था उसे इसका जवाब मिल गया होगा। आई होप बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस सबको पता चला व्हाट इज बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस। तो पूरी ब्लॉकचेन जो चलती है, ये क्वेश्चन आ सकता है, पूरी ब्लॉकचेन चलती है किस सिस्टम पे, यानी कौन से, इज इट व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इट इज, और क्या फिर क्या है, तो बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंट है। ठीक है, ये सिस्टम क्या है, बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंट। तो ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, सो रिमेम्बर दिस वर्ड। आई थिंक यहाँ तक अगर क्लियर है तो जस्ट आपका हैंड रेज करो, यहाँ तक आपको ब्लॉकचेन समझी, ब्लॉकचेन का वर्किंग समझा। जस्ट गिव मी अ हैंड्स अप। That's good, that's good. Quickly, 10 more. That's good. So हमें फॉल्ट टॉलरेंस समझा, इम्यूटेबल समझा, और हमें अभी डिसेंट्रलाइज भी समझा कि क्या होता है, एक जगह पे सिस्टम नहीं। अब जाते हैं हम लोग ट्रस्टलेस पे। क्यों इसे ट्रस्टलेस कहा गया है? अगर आपके पास कोई सिस्टम है जहां पे अभी अब एक बैंक में जब ट्रांजैक्शन करते हो तो बहुत जरूरी होता है कि मुझे सामने वाली पार्टी का डिटेल्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता कि किस अनजान इंसान अपना फायदा उठाएगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ब्लॉकचेन और मुझे कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है एक अनजान पार्टी के साथ, एक एनोनिमस पार्टी के साथ, अगर मुझे कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो मुझे पता है कि ब्लॉकचेन इतनी सिक्योर है कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही काफी हो जाता है मुझे उस पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो मुझे जानने की जरूरत नहीं कि पार्टी में क्या, क्योंकि ऑलरेडी जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, फॉर एग्जांपल हम चलो लेते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्राउड फंडिंग का। क्राउड फंडिंग एक एग्जांपल बता देते हैं कि क्राउड फंडिंग में होता क्या है कि एक जगह पे एक क्लाइंट है जिसको क्राउड फंडिंग की जरूरत है, और एक जगह पे सारे फंडिंग देने वाले यानी वेंचर कैपिटलिस्ट है जो फंड देने के लिए रेडी है। अब ब्लॉकचेन पे होता है कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि ये वाले जो लोग हैं क्राउड फंडिंग इस व्यक्ति को देंगे। तो ए नाम का एक व्यक्ति है जिसको फंड्स की जरूरत है, और ये सारे VC1 VC2 VC3 जिनको एक क्राउड फंड देना है। तो अब ये VC1 VC2 VC3 कौन है मुझे जानने की जरूरत नहीं है, और मैं अगर हूँ तो मेरी जानकारी उनको जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्लॉकचेन पे मेरा डेटा ऑलरेडी सिक्योर्ड वे में वहां पे रहेगा। उसी तरीके से VC1 VC2 VC3 का भी ब्लॉकचेन पे डेटा सिक्योर्ड वे में वहां पे रहेगा। तो जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली देखेगा कि हाँ इन लोगों के पास इसे पैसे देने के लिए फंड्स है, और ये इंसान के पास इनको ये फंड्स लौटाने का भी सिस्टम यहाँ पे है। तो इसीलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू ये सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। सो दैट्स व्हाई ये ट्रस्टलेस सॉल्यूशन है। यहाँ पे आपको बिल्कुल जानने की जरूरत है कि सामने कौन सी व्यक्ति है, क्योंकि सामने के व्यक्ति को अगर हमने कोई भी ट्रांजैक्शन करने बताया तो वो ब्लॉकचेन अपने आप डिटेक्ट कर लेगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ ट्रस्टलेस। अब ग्रुप कंसेंसस मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी ब्लॉकचेन जो है वो कंसेंसस मैकेनिज्म पे चलती है। ब्लॉकचेन बनाया ही है उस तरीके से। तो कंसेंसस मतलब क्या? कंसेंसस यानी सब लोगों का की एक राय होना, यानी जो भी यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक निर्णय पे आए। तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है? यहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं, यहाँ पे एक मशीन है,
आप अगर स्टेकर हो या फिर आप स्टेकर्स हो तो आप वैलिडेटर बन सकते हो, अगर आप माइनर हो तो आप नोड बन सकते हो, और अब नोड बनने के बाद अपने आप आपके मशीन काम करना चालू कर देता है प्रोटोकॉल के हिसाब से, और एक कंसेंसस मैकेनिज्म अपने आप काम करता है। तो हम जैसे हम एडवांस करेंगे तो आपको प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक्स प्लस डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक्स क्या है ये भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे। तो ग्रुप कंसेंसस मैकेनिज्म से ये पूरी ब्लॉकचेन चलती है, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है कि आप जब भी कुछ ब्लॉकचेन के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, जैसे अभी मैंने अकाउंटेंट का ही एग्जांपल दिया आपको कि क्या है, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो हर एक नोड के पास कॉपी होती है, हर एक नोड के पास उसके डिटेल्स होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे पूरी की पूरी आपके भले ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एनोनिमिटी होती है, यानी आपका आइडेंटिटी, बिना आइडेंटिटी आप यहाँ पे बेझिझक ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम जब बैंक में रहते हैं तो हमारे आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए जाते हैं, कभी कभी वो लीक हो जाते हैं। यहाँ पे ब्लॉकचेन पे वैसा नहीं होगा। हाल ही में ही मेरी मीटिंग अभी आरबीआई के साथ हुई थी रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक रुपी। तो इलेक्ट्रॉनिक रुपी की एक खासियत जो उनके साथ डिस्कस हुई वो ये थी कि ये इलेक्ट्रॉनिक रुपी में अब किसी को जरूरत नहीं है कि बैंक के साथ अकाउंट खोले। अब ये इलेक्ट्रॉनिक रुपी अब कोई भी इंसान यूज कर सकता है विदाउट अ बैंकिंग सिस्टम। तो देखिए बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी कि आपका डेटा जो था वो बैंक के पास जाता था, वो कहीं पे भी लीक होता था और आपके साथ फ्रॉड होता था। लेकिन ब्लॉकचेन पे अब ऐसे हो गए कि आपका डेटा तो जाता नहीं है, प्लस आप एक क्रिप्टोग्राफिक वॉलेट के थ्रू आपके ट्रांजैक्शन सेफली कर सकते हो। तो यहाँ पे एनोनिमिटी बहुत जरूरी है। फिर P2P, ये P2P सिस्टम क्या है? P2P अभी हम लोग सभी लोग क्रिप्टो करेंसी में हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क पे काम करते हैं। तो ब्लॉकचेन का ये बहुत ही सिंपल लॉजिक था। 2008-2009 में अगर बिटकॉइन का व्हाइट पेपर अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसका सिंपल लॉजिक था कि ये जो ट्रांजैक्शंस है ना, ये हमारे जैसे पहले होते थे। जैसे मुझे अगर नमक की जरूरत है और मेरे पास शक्कर है तो मैं बस नमक वाले को ढूंढूं और मैं उसको जाके शक्कर दूं और मेरे को नमक मिल जाए, ठीक है। ये बार्टर सिस्टम जो थी ना वो बिल्कुल P2P सिस्टम पे चलती थी, पीयर टू पीयर सिस्टम पे चलती थी। कोई मिडल पर्सन नहीं था, मुझे ये नहीं बोलता था कि भैया तू मुझे ये दे फिर मैं तुझे ये दूंगा। ये डायरेक्टली था, हम डायरेक्ट मार्केट में। तो बिटकॉइन लाने का भी ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं चाहिए, क्योंकि आज के दिन में सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या हो रहा है कि हम सारे कंट्रोल्स उस सेंट्रलाइज सिस्टम को दे रहे हैं। पैसे भले मेरे हो लेकिन वो सेंट्रलाइज सिस्टम जो बैंक है वो गवर्न कर रही है। तो ये गलत हो रहा है और मेरे जो पैसे वहां बैंक में जा रहे हैं मुझे पूछे बगैर लोगों को लोन दिए जा रहे हैं, बैड लोन्स हो रहे हैं और उसकी भरपाई मुझे ही इंटरेस्ट से देनी पड़ती है या चार्जेस से देनी पड़ती है, जो कि मेरे साथ गलत हो रहा था। तो 2008 का रिसेशन जिसमें सबसे बड़ा डाउनफॉल लेमन एंड ब्रदर और बहुत सारे बैंकिंग सिस्टम का हुआ, तब बिटकॉइन जो था उसका इन्वेंशन हुआ। तो उसका इन्वेंशन ही इसलिए हुआ कि जो भी ट्रांजैक्शन हो वो पीयर टू पीयर हो, सामने सामने हो। फिर उसके लिए जरूरी नहीं कि मुझे उस इंसान को जानने की जरूरत है, बस ये ब्लॉकचेन नेटवर्क पे वो इंसान अगर आ गया तो मुझे पता है कि इट विल बी अ वेरी मच वैलिड ट्रांजैक्शन। सो समझिए पीयर टू पीयर और ये ग्रुप कंसेंसस ये बेस है ब्लॉकचेन का, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। फिर क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? क्रिप्टोग्राफी ये बहुत पुराना तरीका है। क्रिप्टोग्राफी मतलब क्या है? अगर आप पुराने टाइम पे जाओगे तो अगर मुझे कुछ भी मैसेज भेजना होता था, कोई डेटा भेजना होता था और मुझे एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजना है और बहुत सारे दुश्मन है बीच में, तो मुझे सिक्योर वे में भेजना होता था। तो उसको जो सिक्योरिटी में भेजते थे, वो जिसे सिक्योर करके भेजते थे, उस तरीके को कहते थे हम क्रिप्टोग्राफी। यानी मुझे कोई भी संदेश किसी को भेजना है तो मैं उसको डायरेक्टली लिख के नहीं भेजेगा कि मुझे 10 गन्स चाहिए, तो मैं उसको कुछ तो क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म में उल्टा फुल्टा करके क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म में सामने वाले को भेज देते हैं और उसका जो की है उसको पता रहेगा, सामने वाले को लैंग्वेज पता चलती थी। तो क्रिप्टोग्राफी बिल्कुल वैसी ही होती है और उसी क्रिप्टोग्राफी को हम लोगों ने इस ब्लॉकचेन के वर्ल्ड में यूज किया है और अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्रिप्टोग्राफी का यूज करके ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शंस करते हैं। इसलिए अपना जितना भी वॉलेट है वो क्यों सिक्योर्ड होता है? क्योंकि वो क्रिप्टोग्राफी से
उनकी कीज बनाई गई है। सो अंडरस्टैंड, क्रिप्टोग्राफी कोई नई टेक्निक नहीं है, बहुत पुरानी टेक्निक है, बस उसे ब्लॉकचेन पे हम लोगों ने उतार के ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी फॉर अ फ्यूचर वी हैव क्रिएटेड इट इन दैट वे। तो अभी तक इंटरनेट था, इंटरनेट वाज ऑफ मेनी थिंग्स, हम इंटरनेट वर्ल्ड में जीते, आज के दिन में इंटरनेट खत्म भी हो जाता है या फिर 5 मिनट के लिए भी डाउन होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। बस अब इस पे बिटकॉइन के रिवॉल्यूशन से, जब से क्रिप्टो करेंसी आई है, तब से इंटरनेट अब सिर्फ इंटरनेट नहीं रहा, तो इंटरनेट ऑफ वैल्यू रहा। तो पहले हम क्या करते थे, इंटरनेट पे हम एक दूसरे को मैसेज भेज सकते थे, ईमेल भेज सकते थे, अभी हम वॉइस कॉल कर सकते हैं, जैसे आज के दिन हम जूम कॉल कर रहे हैं कहीं पे भी बैठे पूरे वर्ल्ड में। लेकिन हम ट्रांजैक्शन करते हो काफी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि मिडल पर्सन था या फिर काफी सारे मिडल मैन्स थे, जिसके वजह से हमें कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए एक क्या बोलते हैं ना, हम कहीं तो हिचकते थे कि मेरी ट्रांजैक्शन जाएगी क्या, वहां पे सही में पहुंचेगी कि, तो बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ पे करनी होती थी। लेकिन अभी इंटरनेट ऑफ वैल्यू, जिसमें क्रिप्टो करेंसी ने इंटरनेट ऑफ वैल्यू बना दिया, यानी ब्लॉकचेन इज नथिंग बट अ इंटरनेट ऑफ वैल्यू। तो अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स आता है तो व्हाट इज ब्लॉकचेन एज इंटरनेट ऑफ, तो डैश में वैल्यू आएगा, तो ये याद रखिएगा। फिर अप एंड ओनली, जैसे कि अभी हमें एक अभी जस्ट एक ने बताया कि हम सिर्फ यहाँ पे डेटा ऐड कर सकते हैं। तो अप एंड ओनली का मतलब है कि हम सिर्फ डेटा ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ना हम उसे एडिट कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं। अप एंड ओनली का मतलब है कि हम सिर्फ डेटा ऐड ही कर सकते हैं। तो अगर कोई किसी ने पूछा, क्वेश्चन आया कि ब्लॉकचेन में डेटा एडिट कर सकते हैं या नहीं, हाउ विच काइंड ऑफ डेटा इज दैट, सो अप एंड ओनली, ये इस पे क्वेश्चन आता है। आपको ये वर्ड इसलिए फिर से दोहरा रहे कि ये वर्ड याद रखिएगा कि ओनली डेटा एडेड के लिए अप एंड ओनली ये वर्ड यूज कर रहा है। फिर एक बहुत बड़ा वर्ड है प्रोवेनेंस। प्रोवेनेंस का मतलब कुछ अलग नहीं है, प्रोवेनेंस का मतलब है कि हमें फ्रॉम द बेसिक, यानी क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप सिर्फ करंट स्टेट ऑफ ट्रांजैक्शन देख सकते हो क्या ब्लॉकचेन पे, तो नहीं, हम वो भी ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, जो पहला बिटकॉइन भी ट्रांजैक्ट हुआ था वो भी हम ब्लॉकचेन पे देख सकते हैं। यानी हमें ओरिजिन से पता होता है कि कितने ट्रांजैक्शन हुए, यानी वी कैन ट्रेस द ओरिजिन। तो खास करके सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जब ब्लॉकचेन का यूसेज होता है, फॉर एग्जांपल फॉर फूड चेन जब यूज होता है, तो इसमें हमें पता रहता है कि फूड की शेल्फ लाइफ कितने, क्योंकि फ्रॉम ओरिजिन वी कैन ट्रैक द फूड। फिर उसके ओरिजिन से जब से वो बना है, जब तक वो मार्केट में आया है और मार्केट में सेल हुआ, तो हमें उसकी पूरी ओरिजिन पूरे ब्लॉकचेन पे पता रहती है। फिर इसमें सबसे बड़ी चीज है फाइनलिटी। फाइनलिटी यानी यहाँ पे एक बार ट्रांजैक्शन हो गया भैया तो इरिवर्सिबल नहीं है। तो याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा ब्लॉकचेन में फाइनलिटी होती है। जो भी ट्रांजैक्शन एक बार हो गया, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बार हो गया, तो फिर वो इरिवर्सिबल होता है। या फिर कोई भी ब्लॉकचेन का प्रोटोकॉल बन गया तो वो इरिवर्सिबल होता है, फिर वो ब्लॉकचेन का क्रिएटर भी उससे चेंज नहीं कर सकता। अभी सतोशी नाकामोटो आके बोलेगा कि मुझे अभी 21 मिलियन बिटकॉइन है, मुझे अभी 50 मिलियन बिटकॉइन करना है, ही विल नॉट बी एबल टू डू इट। उसको डायरेक्टली दूसरी ब्लॉकचेन बनानी पड़ेगी, दैट्स व्हाई इट्स अ फाइनलिटी। सो ये सारे हैं हमारे कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। ये मैंने शेयर भी किया था टेलीग्राम पे। कितने लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज वो ज्वाइन कीजिए। एक बार आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया तो आई विल शेयर दिस अगेन सो दैट आपको ये कीवर्ड्स याद रहेगा। ये कीवर्ड्स क्यों बताए गए, क्योंकि जो एग्जाम है हमारी, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एग्जाम है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कीवर्ड्स याद रखना बहुत जरूरी है, ना कि सेंटेंस। आपको एक तो एक बेस पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन की बेस पता होनी चाहिए कि क्या है, और एक बार आपको बेसिक पता चल गया कि ब्लॉकचेन कैसे चलती है और किस किस क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो एक बार वो समझ जाएगा। तो सिर्फ आपको एक कीवर्ड ध्यान में रखना है, बस आप एक कीवर्ड भी पढ़ के जाते हो तो आप ये एग्जाम आराम से क्रैक कर सकते हो, बिलीव मी। तो काफी लोगों को जब मैंने कीवर्ड्स दिए, दे हैव स्कोर्ड लाइक, एक ने तो 83% मिला दी, ही वाज द हाईएस्ट स्कोरर। सो दिस कीवर्ड्स हेल्प देम।
तो ये कीवर्ड्स पे ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी होते हैं। शायद कहीं ना कहीं तो हमें इंग्लिश पढ़ने के लिए तकलीफ हो सकती है, या फिर टेक्निकल वर्ड्स होने की वजह से हम टेक्नोलॉजी में काफी लोगों का टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं होगा, तो ये वर्ड शायद उनको कहीं ना कहीं तो बहुत हेल्प कर लेते हैं। सो आई होप ये आपको सारे कीवर्ड समझ गए। अगर किसी को नहीं समझे हैं तो दे कैन रेज द हैंड एंड आस्क मी द क्वेश्चन। अजय खुल्लर जी। जी डॉक्टर शुक्ला जी। हाँ सॉरी मैम, तो GZP एंड जो है आपका फैंटलेस लेसेंटिस, दो चीजें थोड़ा सा कम समझ में आ रही थी। कौन सी वाली? GZP एंड फैंटलेस लेसेंटेंस। अच्छा, बेंजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस। बेंजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस एक फंक्शन है जिसपे हमारा ब्लॉकचेन काम करता है। फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है? समझो अभी ये जो 5 नोड्स है, हम लोग 5 नोड्स पकड़े गए, इथेरियम में तो 10,000 नोड्स है। समझो ये जो नोड्स है, इसमें का कोई एक नोड अगर काम नहीं कर रहा है या फिर किसी कारण की वजह से उसने सही रिकॉर्डिंग नहीं की, ठीक है, तो भी ये ब्लॉकचेन जो है ये काम करेगी। यानी आपने अगर किसी कोई ट्रांजैक्शन किया, समझो आपने एक बिटकॉइन पीयूष जी को भेज दिया, तो बिकॉज 2 नोड्स काम नहीं करे या उनका वो बंद है किसी कारण की वजह से, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका ट्रांजैक्शन होगा नहीं। आपका ट्रांजैक्शन बाकी नोड्स जो है सिस्टम में वो लोग इसे आगे लेके जाएगी, कंप्लीट करा देगी। जैसे कि अगर किसी बैंक का सर्वर डाउन है तो आपका ट्रांजैक्शन होता ही नहीं, या फिर आप घड़ी घड़ी करोगे तो डबल डिडक्शन होगा। तो यहाँ पे डबल डिडक्शन होता नहीं, डबल स्पेंडिंग नहीं होती, क्योंकि ब्लॉकचेन में बाकी के नोड्स वर्किंग कर रहे हैं, बाकी के वैलिडेटर्स वर्क कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज अ फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट टॉलरेंट। और सिस्टम को, इस फंक्शन को बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस नाम दिया गया। ठीक है, सॉरी, GZP थोड़ा क्लियर कर। जी GZP, उसके जस्ट नीचे GZP एक पॉइंट था मैम, GZP पॉइंट GZP था जस्ट उसके नीचे, फाइनल टॉलरेंस के ठीक नीचे। फॉल्ट टॉलरेंस के नीचे P2P है सर। अच्छा P2P, ओ सॉरी, मैं 2 हाँ P2, अच्छा जो तो समझ आ रहा है, ठीक, सॉरी मैम। ओके, थैंक यू। या वेलकम। मिशेल, आप लोगों को जिनको क्वेरीज है तो उनको सिर्फ आप ऑटोमेटिकली अनम्यूट करने के लिए बोल दोगे क्या? P2P क्यों G2P लिख दिए? यस पीयूष जी। हेलो, नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते मैम, मेरा क्वेश्चन था मेर्कल ट्री क्या होता है, मतलब इसके रिगार्डिंग। मेर्कल ट्री, मर्कल ट्री बोलते हैं उसको। मर्कल ट्री के बारे में मैं अभी अगले चैप्टर में आपको पूरा चार्ट के साथ समझा देंगे कि कैसे मर्कल ट्री फंक्शन करता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये जब ब्लॉक क्रिएशन होता है तब मर्कल ट्री का फंक्शन यूज होता है, तो वो भी मैं आपको अभी जैसे हम नीचे जाएंगे तो आपको समझाएगा। फिलहाल ये जो ब्लॉकचेन के जो पॉइंट्स बताए उसमें कोई अगर डाउट है तो पूछ लो। आगे मर्कल ट्री आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट 2-3 लेसन्स। मैं आपको मर्कल ट्री भी समझा दूंगा। ओके, थैंक यू। या वेलकम। हाँ जी पीयूष जी। हम ये ग्रुप कंसेंस और डिपेंडेंट ओनली का मतलब समझाइए। ग्रुप कंसेंसस यानी क्या होता है? कंसेंसस का मतलब पहले बस समझो। कंसेंसस मतलब सबके सहमति से लिया हुआ निर्णय, ठीक है। तो होता क्या ब्लॉकचेन में, अभी ये सारे जितने नोड्स हैं, अब जैसे मैंने बताया कि मैंने आपको अकाउंटेंट का एग्जांपल दिया, ये अकाउंटेंट कुछ नहीं, नोड्स है, ये कंप्यूटर सिस्टम है।
ये सारे एक साथ डिसीजन लेते हैं। तो समझो आपने एक ट्रांजैक्शन कर लिया, एक बिटकॉइन भेजना है आपको मुझे, तो आपने पीयूष जी एक बिटकॉइन भेजना चाहते हैं, तो ये अभी ट्रांजैक्शन आपका ब्लॉकचेन पे आ गया। तो आपका ये ट्रांजैक्शन झट से नहीं होता है, ये जाता है उस नोड्स के पास। तो पहला वाला नोड जो है वो बोलता है कि हाँ पीयूष जी के पास एक बिटकॉइन है, तो ये ट्रांजैक्शन वैलिड हो सकता है। पर उसके ऊपर ही नहीं होता है, फिर वो बाकी के भी जो नोड्स है वो लोग भी चेक करते हैं कि बाबा ये जो नोड ने है वो बराबर से डिसीजन लिया है क्या। फिर वो लोग भी चेक करते हैं, फिर वो तीसरा करता है, फिर चौथा करता है, फिर पांचवा करता है। तो ये क्या हुआ, कंसेंसस लिया, हर एक ने चेक किया, हर एक ने वैलिडेट किया, इसीलिए इसको ग्रुप कंसेंसस बोला गया है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप है, जैसे नोड्स का ग्रुप है या वैलिडेटर्स का ग्रुप है, तो इसको हम कंसेंसस मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो गया पीयूष जी? हेलो। यस मैम। और अपेंड ओनली का मतलब है आप सिर्फ डेटा ऐड कर सकते हो। ब्लॉकचेन में आप सिर्फ डेटा ऐड कर सकते हो, डेटा सिर्फ रीड कर सकते हो। आप इसमें ना एडिट कर सकते हो ना डिलीट कर सकते हो। इस सिस्टम को हम कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं अपेंड ओनली। ठीक है, परफेक्ट। ये प्रोवेंस, नॉन ओरिजिन और फिनैलिटी इरिवर्सिबल। हाँ, प्रोवेनेंस का मतलब है, प्रोवेनेंस इज अ इंग्लिश वर्ड। प्रोवेनेंस एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है नॉन ओरिजिन। यानी यहाँ पे आपको करंट स्टेट ही नहीं दिखता है। कल आपको देखना है कि आपको किसी का पुराना बिटकॉइन कब ट्रांजैक्ट हुआ था, पहला जेनेसिस ब्लॉक कब बना था, ये भी आप बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पे जाके देख सकते हो। यानी यहाँ पे किसी का भी ओरिजिन आपको देखना है, आपको करंट ट्रांजैक्शन में आपको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जितने भी देखने हैं, आप कभी भी जाके ब्लॉकचेन पे देख सकते हो। तो यहाँ पे उसकी ओरिजिन आपको हमेशा पता चलती है। सो इट इज प्रोवेनेंस, उसकी सिस्टम पूरी प्रोवेनेंस है, इसमें आपको उसका ओरिजिन पता चलता है। ठीक है, तो जैसे मैंने सप्लाई चेन का जो एग्जांपल दिया, समझो मैंने एक फूड क्रिएट किया, समझो मैंने केक बनाया और वो केक मुझे मार्केट में भेजना है, पर वो केक की शेल्फ लाइफ है 4 दिन। तो मैंने अभी मार्केट में भेज दिया, केक बनाया, केक बना के मैंने प्रोडक्शन हाउस में भेजा, प्रोडक्शन हाउस से ट्रांसपोर्टेशन से गया मार्केट में। अब मार्केट में कस्टमर है, समझो आप आ गए। अब आप बोलोगे केक की तो शेल्फ लाइफ 4 दिन की होती है, फिर आप बोलोगे मैं ये चेक कैसे करूं, तो आप जाके सीधा ब्लॉकचेन पे जाओगे, देखोगे अरे हाँ ये 2 दिन पहले ही बना है, तो ये मेरे लिए सही है। तो आप इसकी ओरिजिन चेक कर सकते हो। अच्छा। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रोवेनेंस है। हाँ, फिर फाइनलिटी क्या है, एक बार इस पे कुछ भी हो गया रिवर्स नहीं होगा। एक बार आपने कुछ भी बना दिया, सेंड कर दिया, तो इसमें कुछ भी रिवर्स नहीं होगा, ये तो आपको भी पता है। तो आज के दिन में कोई भी आएगा बोलेगा कि बिटकॉइन का ब्लॉकचेन मेरा है, मैं इसमें कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रोटोकॉल ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है, इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बन चुका है, ये ऑलरेडी सेट है। तो इसको अभी चेंज करना मुश्किल है, नामुमकिन है। ठीक है, यस मैम। ओके। जी सुकंता जी। गुड आफ्टरनून। इसका रिकॉर्डिंग रहेगा क्या, मतलब मिलेगा ना? हाँ मिल जाएगा सर, मिल जाएगा। कौन सा ये हमारा जो ये ग्रुप ना, टेलीग्राम ग्रुप में? टेलीग्राम ग्रुप में मिशेल भेज देगी आप लोगों को, मिशेल को रिकॉर्डिंग में भेज दूंगे तो वो आपको सेंड कर देगा। ठीक है, ठीक है, बेटर रहेगा, बेटर है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। इसके आगे अभी कितना और क्लास कुछ है ना, या आज पूरा कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इतना सब कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन एक ही दिन में आप नहीं सीख पाओगे। तो आज मैं आपके कुछ बेसिक्स कवर करोगे और आपके जो डाउट्स भी है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, और फिर ही हम आगे के कुछ चैप्टर से करेंगे। तो आज कुछ बेसिक्स हम कवर करेंगे, फिर आगे जाके जो प्रूफ ऑफ वर्क, जो हैवी मैकेनिज्म्स हमें सीखने हैं वो हम आगे जाके सीखेंगे। ठीक है, जी प्रमोद जी।
हाँ प्रमोद जी बात कीजिए, आप को अनम्यूट किया गया है। ठीक है, तो अभी जितने लोगों के क्वेरीज थे यहाँ तक आई थिंक सब लोग के सब लोग क्लियर है। तो ब्लॉकचेन में होता क्या है? ब्लॉकचेन में एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली एसेट्स हमारे होते हैं, उनको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनकी ओनरशिप की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इसलिए हम हमारा डेटाबेस या हमारी क्रिप्टो करेंसी या हमारा कुछ भी वैल्यूएबल चीज है यहाँ पे ब्लॉकचेन पे लाते हैं। ब्लॉकचेन पे लाने की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि मेरी जो ओनरशिप है वो मेरे पास रहे, या फिर मैं कभी भी किसी के पास ये ओनरशिप शिफ्ट करूँ या ट्रांसफर करूँ तो ये उस इंसान को एक प्रॉपर लीगल वे में चली जाए। फॉर एग्जाम्पल हम प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लैंड ली है पर उधर कोई ना कोई तो आके जबरदस्ती वो जमीन हड़प लेता है, और फिर वो प्रॉपर्टी के जो मसले होते हैं कोर्ट में जाते हैं, फिर कोर्ट में सालों साल लगते हैं। हमारी खुद की प्रॉपर्टी ही लेने के लिए हमें 10-15 साल उस ट्रॉमा से जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है सेंट्रलाइज सिस्टम में, हमें प्रूव करना पड़ता है यार मेरी प्रॉपर्टी है, ये मैंने खरीदी है, पेपर्स होने के बावजूद भी वहां पे एनक्रोचमेंट हुई है। लेकिन अगर मैं इसी रियल एस्टेट को इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन मैं अगर ब्लॉकचेन पे कर दूं तो ये वैलिड डेटा रह जाता है और मेरी ओनरशिप की अकाउंटेबिलिटी वहां पे बन जाती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ब्लॉकचेन पे बन जाती है। इसीलिए ये ब्लॉकचेन पे एसेट्स डिजिटल एसेट्स के होती तो रियल एसेट है पर उसको डिजिटली हमने कन्वर्ट करके अकाउंटेबिलिटी ऑफ ओनरशिप देते हैं, इसलिए ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा यूज होता है। कभी किसी ने बोला कि व्हाट आर एसेट्स डिफाइंड एज, तो ये एसेट्स का डेफिनेशन यहाँ पे, एसेट्स आर डिफाइंड एज एनीथिंग ऑफ वैल्यू दैट रिक्वायर अकाउंटेबिलिटी ऑफ ओनरशिप। तो जिसकी वैल्यू है उसकी अकाउंटेबिलिटी अगर हमें चाहिए है रखनी है तो वो एसेट्स हो जाते हैं। तो समझिएगा, तो ये थोड़ा सा समरी है। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी सभी को कि आप ब्लॉकचेन एग्जाम्स के जो पीपीटी दी हुई है या फिर जो पीपीटी स्लाइड्स हमें बताते हैं जो इंग्लिश में चलता है पूरा, वो उसके थ्रू प्लीज जाइए क्योंकि इसकी वो सारे पीपीटी की मैंने सिर्फ समरी बनाई हुई है। एंड मैं आपको इजी वे में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये समरी में से काफी सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो यहाँ पे एक और एक क्वेश्चन आता है कि क्या आता है कि क्या होता है नोड्स के पास क्या रहता है, तो ऑल नोड्स हैव और शेयर द सेम एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द ट्रांजैक्शन लेजर। तो ये क्वेश्चन आता है या एज अ फिल इन द ब्लैंक्स कि एट द एंड नोड्स के पास क्या होता है, सेम कॉपी होती है, अलग कॉपी होती है, कुछ भी नहीं होती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। तो सब नोड्स के पास आफ्टर ऑल द सब ट्रांजैक्शंस की सेम एग्जैक्ट कॉपी होती है। अगर किसी के पास एक के पास भी डिफरेंट होगी तो उसको वैलिड ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता है और उधर वो फिर से उसकी वो रिवाइज करके उसे वैलिड बना के अपनी कॉपी चेंज करके फिर वो ब्लॉकचेन पे ऐड करता है। तो ये हम जब नोड्स का फंक्शन आगे स्टडी करने जाएंगे तो आपको समझेगा कि नोड्स काम कैसे करते हैं। तो ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ कंबाइंड यूज ऑफ एग्जिस्टिंग ओल्डर टेक्नोलॉजी, यानी ब्लॉकचेन जो बनी है वो ओल्डर टेक्नोलॉजी को लेके और न्यू टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके हम लोगों ने ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनी। तो एग्जिस्टिंग ओल्डर टेक्नोलॉजी जैसे हमने क्रिप्टोग्राफी लिया है, हम लोगों ने लैंग्वेज के स्क्रिप्ट्स लिए हुए हैं अलग अलग लैंग्वेज के, देन हम लोगों ने एल्गोरिथम्स जो बनाए, कोडिंग किए, ये सब ओल्ड टेक्नोलॉजी है। और इसको ये करके हम लोगों ने एक नई टेक्नोलॉजी को जन्म दिया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, जिसमें हमने फिर ग्रुप कंसेंसस मैकेनिज्म डाला है, फिर हम लोगों ने P2P डाला है। तो ये ब्लॉकचेन क्या है? इट्स अ कंबाइंड यूज ऑफ एग्जिस्टिंग ओल्डर टेक्नोलॉजी। तो प्लीज याद रखिएगा इस पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ब्लॉकचेन का बर्थ क्यों हुआ, ब्लॉकचेन का जन्म क्यों हुआ? ब्लॉकचेन का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि डिजिटल ओनरशिप रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे पास, टू क्रिएट अ रिकॉर्ड ऑफ डिजिटल ओनरशिप। यानी अब तक हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो पेपर पे है, वो पेपर खो जाते हैं, का गुम हो जाते हैं।
और सेंट्रलाइज सिस्टम में भी अगर गए, आज भी आप बैंकों में जाओगे या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम में जाओगे, आपकी आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मिलने के लिए महीनों महीनों लगा देते हैं, आपको कितने राउंड लगाने पड़ते हैं। पर ब्लॉकचेन का बर्थ इसीलिए हुआ कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, ये जो सारी प्रॉब्लम्स जो गवर्नमेंट में चल रही है या जो सेंट्रलाइज सिस्टम में चल रही है, हटके एक वेरीफाइड सिस्टम मिले जहाँ पे आपको क्विकली आपके जितने भी ओनरशिप ऑफ झट से आपके रिकॉर्ड सबको समझे। तो यहाँ पे टू क्रिएट अ रिकॉर्ड ऑफ डिजिटल ओनरशिप, इसीलिए ब्लॉकचेन का बर्थ हुआ। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है, ब्लॉकचेन का बर्थ क्यों हुआ। फिर एक है ब्लॉकचेन किस टाइप का लेजर है। तो हमारे पास सिंगल एंट्री लेजर होती है जिसमें सिर्फ डेबिट नोट होते हैं या फिर क्रेडिट नोट होते हैं। फिर होती है डबल एंट्री लेजर जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों नोट्स होते हैं। और फिर होती है ट्रिपल एंट्री लेजर जिसमें एक कॉपी बनती है, यानी क्रेडिट डेबिट और एक कॉपी बनती है जो सिस्टम में सेव होती है। तो ट्रिपल एंट्री लेजर है, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट और एक इम्यूटेबल लिंक बनती है जिसमें ये सारे डेबिट एंड क्रेडिट ब्लॉक में स्टोर होते हैं। इसलिए ब्लॉकचेन किस टाइप का लेजर है, याद रखिएगा ट्रिपल एंट्री लेजर है। ठीक है। फिर कब फर्स्ट ब्लॉकचेन क्रिएट हुई थी, किसने की थी, तो सतोशी नाकामोटो ने 2008 में फर्स्ट ब्लॉकचेन क्रिएट की थी। और फर्स्ट बिटकॉइन 2009 में, यानी फर्स्ट ब्लॉक 2009 में क्रिएट हुआ था। तो ये डेट्स याद रखिए, ये सिंपल क्वेश्चन है पर ये शायद कभी कभी हम लोग के माइंड से स्किप हो जाते हैं, इसलिए मैंने नोट डाउन करके रखे हैं। तो इसको याद रखिएगा कि ये बहुत जरूरी है, ये इससे छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पे बिल्कुल गलती ना कीजिए, एक मार्क्स चला जाता है। तो ये हमारा था चैप्टर 1 का पूरा समरी। अब आप जाओगे, आप पीपीटी पढ़ोगे, आज के दिन में जाके पीपीटी पढ़ो, पूरे वीक में पीपीटी पढ़ो, तो आपको वहां पे जो जो मैंने समरी बताई है वो आप रिलेट कर पाओगे। तो जिसको इंग्लिश नहीं समझ रही है, फॉरेन लैंग्वेज नहीं समझ रही है उसकी, तो शायद ये सुन के आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम जो चैप्टर 2 है उसमें ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी कवर की है, तो उसमें कुछ ज्यादा इतना इंफॉर्मेशन नहीं है। इसमें सिर्फ एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि ब्लॉकचेन इज अंडरलाइंग डैश दैट मैनेजेस एंड कंट्रोल द वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन नेटवर्क अलाउइंग फॉर सेफ, ट्रस्टलेस एंड सिक्योर P2P ट्रांसफर ऑफ बिटकॉइन और एनी अदर करेंसी। तो ब्लॉकचेन करता क्या एक्चुअली, ब्लॉकचेन करता क्या, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर जैसा काम करता है। जैसे हमारे पास एक सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उसमें हम क्या करते हैं, जस्ट डेटा डालते हैं, वो सिर्फ उसको मैनेज करता है। उसी तरीके से ब्लॉकचेन भी एक अंडरलाइन सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के जैसे काम करता है, जो मैनेज करता है वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी का जो नेटवर्क है, जो भी ब्लॉक, जैसे इथर हो या सोलाना हो, तो ये सब ब्लॉकचेन के इस पे काम करते हैं। तो ब्लॉकचेन उनके लिए ये सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जैसे काम करता है, जो मैनेज करता है, कंट्रोल करता है वर्ल्ड वाइड नेटवर्क को उनके, और इसके वजह से सेफ और एक ट्रस्टलेस ट्रांजैक्शन पॉसिबल होती है। ठीक है। तो ये वाला एक अंडरलाइन वर्ड याद रखना। ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या, हमेशा मैंने अभी बात की ओनरशिप, तो ओनरशिप बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक्चुअली बिटकॉइन उतना ही है, समझो बिटकॉइन उतना ही है, इसमें रिकॉर्ड वैसे ही रहता है, एक बिटकॉइन है। ट्रांसफर क्या होता है, कंट्रोल, यानी ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। समझो ए के पास एक बिटकॉइन है, उसने जब बी को भेजा है तो बिटकॉइन ए के रह गया है, लेकिन उसकी ओनरशिप जो है वो बी को मिल गई। तो यहाँ पे एक्चुअली होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो ये याद रखिए कि पूरे ब्लॉकचेन के सिस्टम में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है, और इसमें पूरा जो कंट्रोल है वो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू मेंटेन किया जाता है। तो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू जो हमारी पब्लिक की और प्राइवेट की बनी है, ये थ्रू क्रिप्टोग्राफी कंट्रोल होती है। ये एक थोड़ी सी छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इस पे शायद से कोई क्वेश्चन आएगा, तो अभी तक तो आया नहीं है। तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन कैन हैव अप टू 2000 बिटकॉइन ट्रांजैक्शन पर ब्लॉक, ये शायद आ सकता है। तो ये थोड़ा सा सिर्फ याद रखिएगा, अगर कल का क्वेश्चन आ जाएगा कि कितने ट्रांजैक्शन पर ब्लॉक होता है, तो 2000 बिटकॉइन ट्रांजैक्शन पर ब्लॉक कर सकता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि ठीक है, अभी ये ब्लॉकचेन के बारे में समझा, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है, फिर हम इसको यूज क्यों करते हैं।
तो इसके कुछ यूज करने का कारण है उसके बेनिफिट्स, और ये बेनिफिट्स बहुत जरूरी है, ये इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बेनिफिट्स समझिएगा, ये बेनिफिट्स एक्चुअली बहुत सारे डिटेल में बताए थे, मैंने इसको थोड़ा सा समराइज किया है, तो इसको समझिएगा। तो इसके बेनिफिट्स है कि ये पब्लिकली वेरीफाइबल है, यानी आज के दिन में आप बिटकॉइन या फिर आप आपके WYZ के ट्रांजैक्शन जाके आप ब्लॉकचेन पे देख सकते हो, या फिर आप इथेरियम के ट्रांजैक्शंस आप इथरस्कैन पे जाके देख सकते हो। तो पब्लिकली वेरीफाइबल है, कस्टमर्स एंड यूजर्स सब लोग इसको देख सकते हैं। दूसरा बेनिफिट है कि ये सिक्योर, हाईली सिक्योर है, क्योंकि यहाँ पे हैक करना मुश्किल क्या नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है वो भी हम आपको बता देंगे कि कैसे इसमें मैकेनिज्म चलता है, वो आगे हम लोग आपको बता देंगे। फिर यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस है। क्वालिटी एश्योरेंस जैसे कि अभी मैंने फूड चेन का एग्जांपल दिया कि अगर मुझे वो केक खाना है और अगर मैंने उसका ओरिजिन अगर मैं ट्रैक करूं, अगर वो 4 दिन के ऊपर होता था तो वो ब्लॉकचेन के हिसाब से वो ऑलरेडी थ्रैश में चला जाता था, मतलब उसको फेंक दिया गया होता, वो शेल्फ पे ही नहीं रहता था। तो क्वालिटी एश्योरेंस है यहाँ पे कि आप ओरिजिन ट्रैक कर सकते हो, आपको पता है कि इसकी शेल्फ लाइफ कब खत्म होगी, जिस दिन शेल्फ लाइफ खत्म हो जाएगी उस दिन उस फूड को फेंक दिया जाएगा। तो क्वालिटी मेंटेन होती है यहाँ पे, तो क्वालिटी एश्योरेंस है। फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो एल्गोरिदम जो बनाया हुआ है वो इस तरीके से बना है कि अब हमें मिडल मैन की जरूरत ही नहीं है, और मिडल मैन की जरूरत नहीं है, पूरा ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऑटोमेशन पे चलता है। तो फिर मिडल मैन होता है तो टाइम कंज्यूम होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से टाइम कंजम्पशन बहुत कम हो गया। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ द बेनिफिट। मिडल मैन नहीं होने की वजह से, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बहुत कम है। और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ टोकनाइजेशन को। तो हमारी पूरी सिस्टम है ना टोकनाइजेशन पे चलती है। आप वीजा कार्ड लीजिए, आप गूगल पे लीजिए, ये कुछ नहीं, टोकनाइजेशन की इकोनॉमी है। तो टोकनाइजेशन, इवन अपना जो फिएट करेंसी है वो भी टोकनाइजेशन पे ही है, ठीक है, क्योंकि फिएट करेंसी बोलता है कि हमारे बैकअप में गोल्ड है, और तो ये गोल्ड का टोकन है। हमारी फिएट करेंसी सिंपली गोल्ड का टोकन है, जो हमें अश्योर करती है कि हमने अगर ये 10 रुपए दिए तो हमें 10 रुपए का गोल्ड हमें रिजर्व से मिलेगा। तो ये टोकनाइजेशन इंडस्ट्री में हुआ ऐसा कि रियल टाइम एसेट्स के बदले जितने करेंसी मार्केट में आनी चाहिए थी उतनी मार्केट में नहीं आ रही, वो ज्यादा प्रिंट करने लगे, और ज्यादा प्रिंट करने के वजह से अब मुझे वो रियल टाइम वैल्यू, रियल वर्ल्ड वैल्यू मिलना मुश्किल हो गया, जिसके वजह से ये इन्फ्लेशन हो गया। तो ये इन्फ्लेटेड वैल्यू जो की गई है, इसके वजह से मुझे नुकसान हो रहा है। लेकिन ब्लॉकचेन आने की वजह से अब ये टोकनाइजेशन विल बी ऑन अ रियल वर्ल्ड वैल्यू। तो ये एक खासियत ब्लॉकचेन की है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट ब्लॉकचेन की वजह से है। इसलिए टोकनाइजेशन को इंटीग्रेट बिटकॉइन थ्रू किया। बिटकॉइन ने अपनी वैल्यू रियल वर्ल्ड वैल्यू के साथ बनाते बनाते आज वो इतने $1000 पे गई है। तो एक सिंपल टोकनाइजेशन का लॉजिक और रियल टाइम वैल्यू पे एक सही तरीके से, एथिकल तरीके से लाने का काम ब्लॉकचेन ने किया। तो टोकनाइजेशन इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ ब्लॉकचेन। तो समझते हैं, ठीक है, ब्लॉकचेन के बेनिफिट्स हैं पर उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। तो बस हम ब्लॉकचेन अच्छा है और इसलिए हम उसमें बस जो भी ब्लॉकचेन लाएगा हम उसमें इन्वेस्ट करें, ऐसा नहीं है। हमें समझना होगा कि उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, और वो ड्रॉबैक्स क्या है वो समझ के हमें उसमें उड़ी मारनी है। हमें बस किसी ने बोल दिया कि अरे ऐसा ऐसा ऐसे नहीं है, हमें उस ब्लॉकचेन की स्टडी करनी होगी, और ये सारे पॉइंट्स आपको सही में हेल्प करेंगे कि हर एक ब्लॉकचेन को मैं कैसे स्टडी करूं। तो क्या है ड्रॉबैक्स? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इट्स अ स्लो एडॉप्शन। टेक्नोलॉजी में सबसे स्लो एडॉप्शन है इसका। अभी भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज इवॉल्व हो रही है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। तो ब्लॉकचेन का काफी स्लो एडॉप्शन है। अगर हम देखा जाएगा 2008 से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई हुई है, तो अभी जाके कहीं तो फ्लरिश हो रही है, जहाँ पे 50% वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्रीज ने इसे अडॉप्ट करना चालू किया, फिर भी वो इवॉल्व हो रही है। क्यों इवॉल्व हो रही है? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्केलेबिलिटी, ट्रांजैक्शन स्पीड और कॉस्ट का। तो एक
एक तो ये हाईली कॉस्टली, मतलब ये सेटअप करना हाई कॉस्ट लगाता है। इसके अभी तक डेवलपर्स इतने नहीं है, डेवलपर्स की कमी है। तो अभी जो भी ब्लॉकचेन डेवलपर बनेगा उसके लिए आगे जाके बहुत अच्छा फ्यूचर है। एनीवन हु वांट टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री, दे हैव अ फ्यूचर एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर। तो जो ब्लॉकचेन डेवलपर बनना चाहता है ये ब्लॉकचेन कोर्स कर कीजिए, शायद ये आपको इंस्पायर करे ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के, क्योंकि आए दिन रोज ब्लॉकचेन डेवलपर की जरूरत पड़ रही है। पर ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा लगता है यहाँ पे। फिर स्केलेबिलिटी, अभी इथेरियम 2.0 जो आया है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि स्केलेबिलिटी और ट्रांजैक्शन स्पीड, और इसीलिए उन्होंने अभी ये मर्ज किया हुआ है। तो हर एक ब्लॉकचेन अभी ये स्केलेबल करने की, स्केलेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ट्रांजैक्शन स्पीड बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। तो एक सोलाना है जिसने ट्रांजैक्शन स्पीड अच्छी खासी बढ़ाई है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शन आए दिन बढ़ रहे हैं ब्लॉकचेन्स पे। तो ट्रांजैक्शन स्पीड बढ़ाना बहुत जरूरी है। उसके बाद उसके साथ कंपटीशन इतना बढ़ रहा है कि स्केलेबल मॉडल बनाना भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इसको कहीं ना कहीं तो काफी सारे टेक्निकल लोग हाईली इनएफिशिएंट कहते हैं, हाईली एफिशिएंट, हाईली इनएफिशिएंट इसीलिए इसको शायद बोला जाता है। पर आगे जाके ये हाईली इनएफिशिएंट निकल जाएगा, ये पूरी की पूरी एफिशिएंट हो जाएगी, जिस तरीके से आज के दिन में अलग अलग कंट्रीज को अडॉप्ट करे। फॉर एग्जाम्पल दुबई इज द बेस्ट मॉडल जहाँ पे पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे पूरा गवर्नेंस चलता है और काफी इफेक्टिवली और काफी एफिशिएंटली चल रहा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी हमें, एक तो बहुत सारे नोड्स होते हैं और ये नोड्स वैलिडेट करते हैं, इसलिए स्पीड इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि सारे नोड्स वैलिडेशन करेंगे, फिर वो फिर वो ट्रांजैक्शन वैलिडेट होगा। तो इसमें बहुत सारी पावर कंजम्पशन हो रही थी और यही सारा इश्यू ब्लॉकचेन में फेस हो रहा है। और इसको ही कहीं ना कहीं तो अभी कम करने का काम प्रूफ ऑफ स्टेक और डीपीओएस से बहुत सारी चीजों से किया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट इज ऑल्सो वर्किंग कि यहाँ पे एक ऐसे सिस्टम बनाए जहाँ पे कम से कम एनर्जी यूज करके इसकी स्पीड बढ़ाई जाए और एक अच्छा सॉल्यूशन मिले। और सबसे बड़ा पॉइंट है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें है, कि यहाँ पे कोई रेगुलेटरी एजेंसी नहीं है। तो अगर ब्लॉकचेन में आपका कुछ भी नुकसान होता है तो आपको यहाँ पे कोई भी रेगुलेटरी एजेंसी नहीं है इस गवर्निंग इंटरनेशनल ब्लॉकचेन्स पे। तो आप जब भी किसी ब्लॉकचेन में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको जानना जरूरी है कि ये ब्लॉकचेन आपको सही में एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, सही में ये अच्छे सिस्टम है। क्योंकि एक बार आप इस सिस्टम में आओगे, अगर आपका यहाँ पे कहीं नुकसान होता है तो आप ही इसके जिम्मेदार हो। तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके किसी ब्लॉकचेन के सिस्टम में इन्वेस्ट करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। बहुत लोग ये चीज नहीं समझते और यहाँ पे आके फंस जाते हैं। और बहुत सारे लोग तो ब्लॉकचेन में भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, किसी टोकन या फर्टशीट टोकन में इन्वेस्ट करते हैं या फिर वेब बेस्ड चीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिसके वजह से वो लोग डूब जाते हैं। तो अभी तक बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स में ये सारी चीजें बताई। किसी को कोई इसमें कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो ब्लॉकचेन करता क्या है एक्चुअली? तो ब्लॉकचेन एक्चुअली कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम हमारे सॉल्व करता है। तो सबसे बड़ी स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी कि 2008 में लेमन ब्रदर का जो क्रैश हुआ था उसमें बैड लोन्स हो गए थे। बहुत सारे लोगों को ऐसे ही लोन्स दिए गए बिना कुछ चेक किए कि इनकी कैपेसिटी है कि नहीं, ये लोग पे बैक करेंगे कि नहीं। और जिसके वजह से बहुत बड़ा क्रैश आया मार्केट में। और ये क्रैश इतना हिट हुआ कि दूसरे भी बैंकों पे, हालांकि फेडरल तक को भी इसका इम्पैक्ट आया। तो ये इम्पैक्ट जो था सेंट्रलाइज सिस्टम के वजह से था। जैसे कि किसी सेंट्रलाइज सिस्टम के पास जो भी चीज होगी, फॉर एग्जांपल आज के दिन में एफटीटी का जो काम चल रहा है वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम में था।
उसने बस उसने एफटीटी के थ्रू इन्फ्लेट की, नो रियल वैल्यू दी, जिसकी वजह से आज एफटीटी प्रॉब्लम में है। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम के वजह से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई और हमेशा होती रहती है। तो ब्लॉकचेन ने ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, क्योंकि फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं। इसीलिए यहाँ पे ये ट्रस्टलेस फैक्टर राइज हुआ, और यही है हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर ऑफ ब्लॉकचेन। फिर इसमें क्या और एक चीज हो गई, यहाँ पे आपको कोई बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट चीज, आज अफ्रीका में जाइए, अफ्रीका में सबसे ज्यादा लोग अनबैंक्ड है, किसी के पास अकाउंट नहीं था। मेरे कुछ फ्रेंड्स है ईस्ट अफ्रीका में, दे सेड कि यहाँ के लोगों को बैंकिंग नहीं पता कैसे करना, लेकिन बिकॉज डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, वेरिफिकेशन करने पड़ते हैं, तो इतनी एंट्री बैरियर्स थी कि लोग डरते हैं कि बैंक में अकाउंट खोले कि नहीं। तो ब्लॉकचेन में क्या होगा, आपको सिर्फ कंप्यूटर चाहिए और इंटरनेट चाहिए, या फिर आपका फोन चाहिए और इंटरनेट चाहिए, बस खत्म। आप क्रिप्टो करेंसी में आप डील कर सकते हो, आप आपके डेटा पे डील कर सकते हो, आप कहीं पे भी ट्रांजैक्ट कर सकते हो। आज के दिन में आप हांगकांग में जाइए, आपके पास बिटकॉइन, आप शॉपिंग कर सकते हो। दुबई में जाइए, आप शॉपिंग कर सकते हो। काफी कैफेटेरियाज आज भी इंडिया में यूएसडीटी ले रहे हैं, बिटकॉइन ले रहे हैं, इथेरियम ले रहे हैं। तो आज मुझे बैंक की जरूरत नहीं है, मेरे पास अब सिर्फ एक कंप्यूटर और इंटरनेट होना चाहिए। प्लस लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। जब मुझे यहाँ से $5,000 भी भेजने होते थे यूएस को, तो $100 के ऊपर मेरा खर्चा हो जाता था। $140 अराउंड $150 मेरा खर्चा होता था। आज के दिन में हार्डली $1 का चार्ज लगता है, और मैं कितना भी अमाउंट भेजू, सिर्फ $1 के कॉस्ट में आई कैन सेंड माई मनी। तो इतना लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हुआ। प्लस डबल स्पेंडिंग नहीं है, क्योंकि फॉल्ट टॉलरेंट है, तो यहाँ पे डबल स्पेंडिंग नहीं होती है। बहुत बार हम लोग स्वाइप करते, स्वाइप नहीं होता है, लेकिन बाद में 2 ट्रांजैक्शन हो रहे थे, फिर वापस उसको हमें उसका इशू रेज करो, बैंक के पास जाओ, ये करो वो करो, फलाना फलाना। तो ये डबल स्पेंडिंग जो चीजें है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व कर दी। और क्या हो गया, जैसे कि मैंने बताया कि इंस्टेंट और ग्लोबल ट्रांजैक्शन हो गया, यानी मैं इंडिया में बैठ के पूरे वर्ल्ड में मुझे जिधर भी ट्रांजैक्ट करना है, मैं डायरेक्टली ट्रांजैक्ट कर सकती हूँ। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो है, ये ब्लॉकचेन ने सॉल्व कर दी। हालांकि ट्रेडिशनल डेटाबेस ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है। सो ये सारी फंक्शंस जो है, ये ब्लॉकचेन के थ्रू अवेलेबल हो गए। सो यहाँ तक आई थिंक एवरीवन इज क्लियर। तो चलो चलते हैं, एक क्वेश्चन था मर्कल ट्री को लेके। तो मर्कल ट्री एक फंक्शन है, मर्कल ट्री एक फंक्शन होता है। एक ब्लॉक जब क्रिएट करना होता है, तो वो ब्लॉक क्रिएशन में मर्कल ट्री का बहुत बड़ा काम होता है। तो समझो एक माइनर ने ब्लॉक क्रिएट कर दिया और वो वैलिडेट हो गया। तो वैलिडेट होने के बाद उसमें ये फंक्शन काम करता है। ये फंक्शन क्या काम करता है, अब एक ब्लॉक में समझो 4 ट्रांजैक्शन स्टोर करने। एक्चुअल 4 ने, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, 25-30 ट्रांजैक्शन, हर एक का अलग अलग प्रोटोकॉल है। तो समझो यहाँ पे हम लोगों ने 4 ट्रांजैक्शन ले, ट्रांजैक्शन ए, ट्रांजैक्शन बी, ट्रांजैक्शन सी, ट्रांजैक्शन डी। तो ये 4 ट्रांजैक्शन है उस ब्लॉक में। अब वो ब्लॉक में ये 4 ट्रांजैक्शन के 4 हैश है, हैश ए, हैश बी, हैश सी, हैश डी। तो ये सारे के सारे हैश तो हम उस ब्लॉक को नहीं दे सकते। एक ब्लॉक का एक यूनिक हैश होना चाहिए। ट्रांजैक्शन के अलग हैश होते हैं, समझिएगा। हैश आईडी हर एक ट्रांजैक्शन का अलग होता है, हर ब्लॉक का अलग होता है। तो ये हैश क्रिएट करने के लिए मर्कल ट्री यूज होता है, मर्कल ट्री का फॉर्मूला यूज होता है। तो मर्कल ट्री करता क्या है, वो कंबाइन करता है दो हैश को एक में एमलगेशन करता है, यानी एक में कंबाइन करता है। तो हैश ए और हैश बी को कंबाइन किया तो हैश ए बी हो गया, हैश सी और हैश डी को कंबाइन किया तो हैश सी डी होगा। अब इन दोनों को हैश कंबाइन करके, हैश ए बी और हैश सी डी को कंबाइन करके उसने एक रूट हैश बनाया, उसको हम कहते हैं मर्कल रूट, या फिर रूट हैश बोलते हैं। वही होता है ब्लॉक का हैश। इसको हम ब्लॉक का हैश भी बोलते हैं, या फिर उसको हम ब्लॉक का आईडी भी बोलते हैं, या फिर हम उससे बोलते हैं उस ब्लॉक का डिजिटल फिंगरप्रिंट। तो क्या होता है ब्लॉक आईडी, या तो उसको हम मर्कल रूट बोलते हैं। किसी ने पूछा कि क्या है, तो अगर उधर मर्कल रूट लिखा होगा, या फिर ब्लॉक आईडी लिखा होगा, या फिर डिजिटल फिंगरप्रिंट, तीनों भी सही है। समझा ये? तो ये मर्कल ट्री जो है करता क्या है, ये काम करता है आपका लुकअप का।
तो कहीं पे भी अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मर्कल ट्री, क्या करता है, तो ये पूरा लुकअप करता है। तो लुकअप यानी इसको पूरा एमलगेशन करता है, कॉम्बिनेशन करके एक मैथमेटिकल डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू इसको एक यूनिक आईडी बना देता है, जिसके वजह से उस ब्लॉक को उसकी आइडेंटिटी मिलती है, उसका एक डिजिटल फिंगरप्रिंट बन जाता है। तो ये आपको समझा? एनीवन? मर्कल ट्री इज क्लियर? Any doubt on Merkle tree? Okay, so we'll go next to consensus mechanism. तो कंसेंसस मैकेनिज्म तो मैंने आपको समझा दी, पर कंसेंसस मैकेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो याद रखिएगा। क्या होती है कंसेंसस मैकेनिज्म? किस प्रोटोकॉल पे चलता है? तो डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल पे चलता है। तो किसी ने पूछा कि कंसेंसस मैकेनिज्म का प्रोटोकॉल किस प्रोटोकॉल पे चलता है, तो इट्स अ डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल। फिर यहाँ पे कंसेंसस मैकेनिज्म कौन करता है? तो नोड्स, माइनस और वैलिडेटर सब सेम है, वो एग्री करते हैं लेजर कंटेंट, यानी वो एग्री करते हैं उस ट्रांजैक्शन पे, तब जाके कंसेंसस मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो नोड्स, माइनस, वैलिडेटर, आगे जाके इसको क्या क्या नाम देंगे, एक ही बात होती है, ये इनका एग्रीमेंट होता है किसी भी एक डेटा को लेके, किसी भी एक ट्रांजैक्शन को लेके, किसी भी एक ब्लॉक को लेके। ठीक है, फिर ट्रांजैक्शन वैलिडेट होने के बाद ये कंसेंसस मैकेनिज्म में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास उनकी पर्सनल कॉपी होती है, एग्जैक्ट सेम डेटा होता है उनके पास। तो ये याद रखिएगा कि इसमें अगर किसी ने बोला कि इसमें सेम कॉपी होती है, डिफरेंट कॉपी होती है, तो सबके पास एट द एंड सेम कॉपी रहेगी। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं या फिर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये फॉल्ट टॉलरेंस है, तो यहाँ पे जो भी डिस्ट्रप्शन है ये शेयर्ड कंट्रोल में होता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, कोई भी फॉल्ट नहीं होता है। तो ये पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे कंसेंसस के। अब इसमें ये वाला फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्रूड, CRUD, क्रूड। क्रूड का मतलब है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। नेचुरली कोई भी सेंट्रलाइज्ड डेटा ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम में ये एप्लीकेबल है, जहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। लेकिन ब्लॉकचेन में सिर्फ क्रिएट और रीड ही कर सकते हैं, आप इसमें अपडेट या डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर यहाँ पे P2P के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इस पे ये इतने कुछ क्वेश्चन आते हैं, सो वी विल जस्ट कीप इट। डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क एंड लेजर्स, ये आपको जो पीपीटी आया है उसमें डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क एंड लेजर्स के बारे में काफी अच्छे तरीके से बताया हुआ है, एक बार आप पढ़िएगा। अगर उसमें आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछिएगा, तो आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। अब सबसे जरूरी है टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन एक टाइप की नहीं होती है, जैसे अभी बहुत पहले मैंने जब क्वेश्चन पूछा था तो एक ने पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन के बारे में बताई थी। तो ब्लॉकचेन्स को समझने के पहले अपेंड ओनली के मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे डाले हुए हैं। इसमें जो बताया कि डेटा ऑन द ब्लॉकचेन कैन नॉट बी डिलीटेड और एडिटेड, ओनली एडिशन कैन बी मेड। तो और दिस प्रोवाइड्स डिटेल हिस्ट्री ऑफ ऑल इवेंट्स। समझो, ये भी है समझना है कि ब्लॉकचेन क्या करता है, डिटेल हिस्ट्री ऑफ ऑल इवेंट देता है, सिर्फ करंट स्टेट का स्नैपशॉट नहीं देता है, आपको पूरा डिटेल हिस्ट्री पता चलता है। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है, तो ये एक मैंने स्टार मार्क करके रखा है। और हमेशा याद रखना कि जब भी ब्लॉक क्रिएट होता है, हर ब्लॉक के ऊपर प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है, और ये जो प्रीवियस ब्लॉक का हैश जो होता है ना, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हैश जो होता है यही बनाती है इन ब्लॉक के बीच में की चेन। तो ये जो मर्कल ट्री से जो हमें जो हैश बन के आता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये बनता है अगले ब्लॉक का हेडर, प्रीवियस ब्लॉक का हैश उस अगले ब्लॉक में वो बन के जाता है हैश, और ये हैश चेन करके रखती है ईच एंड एवरी ब्लॉक को। तो ये आपको समझना जरूरी है कि हैश फंक्शन क्यों जरूरी है, मर्कल ट्री क्यों जरूरी है। ठीक है, तो अब चलते हैं पब्लिक वर्सेस प्राइवेट ब्लॉकचेन।
तो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट ब्लॉकचेन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है याद रखने के लिए राइट। पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन में ये जरूरी है कि राइट करने का अथॉरिटी किसको है। तो पब्लिक ब्लॉकचेन में एवरीवन कैन ऐड अ रिकॉर्ड, ठीक है, बट प्राइवेट ब्लॉकचेन में सिर्फ ऑथराइज पार्टिसिपेंट होते हैं जो राइट कर सकते हैं। तो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट में बहुत जरूरी है राइटिंग फंक्शन, कौन ऐड कर सकता है। तो ये हुआ पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। फिर होते ओपन और क्लोज ब्लॉकचेन। ओपन वर्सेस क्लोज में क्या है, ओपन वर्सेस क्लोज में हमें याद कर रखना है रीड, हु कैन रीड द डेटा। तो ओपन में एवरीवन कैन रीड द डेटा ऑन ब्लॉकचेन और क्लोज में सिर्फ ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स कैन ओनली रीड द डेटा। तो क्लोज, ओपन वर्सेस क्लोज में अगर आपको ये क्वेश्चन आया तो आपको याद रखना है पब्लिक और प्राइवेट में राइट का फंक्शन है और ओपन वर्सेस क्लोज में रीड का फंक्शन है। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया हुआ है कि पब्लिक ओपन वर्सेस प्राइवेट क्लोज, यानी जो पब्लिक ओपन ब्लॉकचेन वर्सेस प्राइवेट क्लोज ब्लॉकचेन में क्या फीचर्स है। तो पब्लिक ब्लॉकचेन वर्सेस प्राइवेट, इसमें एक्सेस देखते हैं। तो पब्लिक ओपन में रीड और राइट कर सकते हैं कोई भी, हालांकि प्राइवेट में सिर्फ परमिशन या ऑथराइज पर्सन ही राइट और रीड कर सकते हैं। पब्लिक ब्लॉकचेन कंपैरेटिवली काफी स्लो होती है, प्राइवेट ब्लॉकचेन फास्टर होती है। इसमें सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक से होता है, कोई भी मैकेनिज्म। इसमें प्री अप्रूव पार्टिसिपेंट्स होने की वजह से कोई भी फंक्शन इसमें मिक्स एंड मैच के फंक्शंस यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड है और ऑथराइज्ड पर्संस के पास है। तो इट्स लाइक अ सेम सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। यहाँ पे पब्लिक में आइडेंटिटी एनोनिमस होती है, सीडोनिमस होती है, लेकिन प्राइवेट में आइडेंटिटी नोन होती है। पब्लिक में नेटिव एसेट्स होते हैं, प्राइवेट में कोई भी एसेट्स ये लोग ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन हम लोगों ने किए। आप पब्लिक क्लोज वर्सेस प्राइवेट ओपन वाली भी कॉम्बिनेशन करके आप खुद देख सकते हो और फिर आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंसेस है ब्लॉकचेन में। तो ये हमेशा जरूरी नहीं कि सारी ब्लॉकचेन पब्लिक ही होगी, कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। तो बहुत सारे ब्लॉकचेन्स कॉम्बिनेशंस पे भी काम करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट पब्लिक या फिर पब्लिक क्लोज, ऐसे सारे चीजों को यूज करके यूटिलाइज करते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा बड़ी चीज होती है परमिशन और परमिशन लेस। तो परमिशन या परमिशन लेस में क्या होता है कि इसमें जो भी पार्टिसिपेंट है उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। अभी जैसे कि एक ब्लॉकचेन है जिसमें जरूरी है कि परमिशन ही लोग आने चाहिए, तो उनको ही ऑथोरिटी दी जाती है। तो फॉर एग्जांपल इलेक्शन चेयरपर्सन है जो सिर्फ कुछ ही कैंडिडेट को ऐड करेंगे इलेक्शन के लिए, तो परमिशन हो जाती है। और एक डिजिटल करेंसी है जो एक्सचेंज कर सकती है और ट्रेड की जा सकती है सब के थ्रू, तो वो होती है परमिशन लेस। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन या इथेरियम, दिस इज अ परमिशन लेस ब्लॉकचेन। तो ये सब टाइप के ब्लॉकचेन्स है जो आपको पता होने चाहिए, और एक मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन आपको हर एक ब्लॉकचेन में मिलेगी। और मैंने कुछ थोड़ा सा और भी आगे ज्यादा विस्तार में बताया कि पब्लिक ब्लॉकचेन में क्या होता है कि हर एक चीज दिखाई देती है, विजिबल होती है, एवरीवन कैन वेरीफाई, ऐड कर सकते हैं। तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल वह है इथेरियम, बिटकॉइन, डैश, ये सब। फिर प्राइवेट ब्लॉकचेन जो होती है ना, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं, जैसे सप्लाई चेन मैनेजर, जैसे अमेजोन का भी है, माइक्रोसॉफ्ट का है, मल्टीचेन का है, ब्लॉकस्टैक का है, ये प्राइवेट ब्लॉकचेन है। ये उनके ऑर्गेनाइजेशन तक ही सीमित है और उनके ट्रांजैक्शन तक ही सीमित है। फिर एक होती है, एक कंसोर्टियम होती है। कंसोर्टियम जो होती है इसमें सिर्फ कुछ ही नोड्स को एक्सेस होता है या कुछ ही ऑथराइज लोगों के पास कंट्रोल होता है। तो कुछ सेट ऑफ नोड्स को जैसे कि ये लोग हायर करते हैं और उनको ही एक्सेस दिया जाता है, राइट और डेटा। ये भी अच्छी ब्लॉकचेन होती है, जैसे रिपल है या फिर हाइपर लेजर में जिसने इन्वेस्ट किया, तो दिस आर गुड ब्लॉकचेन। पर ये डिसेंट्रलाइज नहीं होने की वजह से थोड़ा सा इसमें पब्लिक ज्यादा जाती नहीं है, लेकिन दे आर डूइंग गुड। रिपल इज डूइंग गुड, R3 इज डूइंग गुड, हाइपर लेजर इज ऑल्सो डूइंग गुड। तो these are the types of blockchain जो मार्केट्स में हैं। तो टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन में कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं।
हेलो मैम। हाँ बोलिए। हाँ मैम, ये जो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक बताया ना हमने, हाँ प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक्स में आगे तो और भी क्या डिफरेंट क्या है मतलब वैसे इनमें दोनों में? काफी बड़ा डिफरेंस है इसमें। प्रूफ ऑफ वर्क में आपको हाईली कंप्यूटर सिस्टम लगता है, जिसमें आपको अभी अगर आपने माइनिंग के बारे में स्टडी की होगी तो यहाँ पे आपको सिस्टम लगती है, क्योंकि वो कंप्यूटेशनल पावर पे चलता है। पर प्रूफ ऑफ स्टेक्स में कंप्यूटेशनल पावर नहीं लगता। वहां पे अगर आप इन्वेस्ट किए हैं, आपके पास अच्छे खासी अमाउंट ऑफ इथेरियम है और आपको इथेरियम में वैलिडेटर बनना है, तो बस आपको वो वहां पे एक वैलिडेटर बनने के लिए आपको स्टेक करना पड़ेगा उतना इथेरियम। फॉर एग्जांपल अभी 32 या 36 इथेरियम आपको स्टेक करने होते हैं टू बिकम अ वैलिडेटर। अगर आपको प्रूफ ऑफ वर्क में माइनर बनना है तो आपको उतनी कॉम्पिटेशनल, यानी आपको उतना ग्राफिक कार्ड और आपको कंप्यूटर सिस्टम उतनी बनानी पड़ेगी, तो उसमें करोड़ों खर्चा हो जाता है। तब जाके आप एक्चुअली प्रॉपर वैलिडेटर बन सकते हो। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में मैकेनिज्म थोड़ा इजी किया है। यहाँ पे बस आपके पास अगर स्टेक में अगर आपके पास अच्छे खासे अमाउंट ऑफ इथेरियम है तो आप बस उसको स्टेक पे लगा दीजिए और आप एक वैलिडेटर बन सकते हो। इसकी पूरी प्रोसेस में आपको है ना, जो प्रूफ ऑफ स्टेक्स और प्रूफ ऑफ वर्क समझा हम जाने वाले हैं। तो सारे प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक्स और आगे आने वाले जितने भी सिस्टम है ना, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि प्रूफ ऑफ वर्क कैसे काम करता है, क्या होता है क्या एक्चुअली प्रूफ ऑफ वर्क में। तो प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है, ये आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू, डोंट वरी। तो हाँ, तो ये मैम मेरे जो ये कॉइन्स वगैरह है, तो ये जो प्रूफ ऑफ वर्क में काम करते हैं, तो जैसे मोन प्रूफ ऑफ स्टेक हो रहे जैसे इथेरियम वगैरह, तो ये प्रूफ ऑफ स्टेक ज्यादा सही है मतलब वैसे? हाँ आगे जाके देखो, टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी हमेशा एक ओल्डर टेक्नोलॉजी के आगे जाएगी। अगर हम पीछे जाएंगे 80s में, तो कितना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, जिसको कितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी, एक रूम में कंप्यूटर होता था। अब हमारे पास क्या, अब हमारे हाथ में कंप्यूटर आ गए। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी अगर हम अगर प्रूफ ऑफ वर्क में लगे पड़े तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्रूफ ऑफ स्टेक उसके एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसने काम किया है कि ये जो एनर्जी कंजम्पशन है ये कम हो जाए। और एक बहुत सारी चीजें थी जो प्रूफ ऑफ वर्क में प्रॉब्लम थी, जैसे 51% अटैक था, वो भी कम करना था। फिर ये जो एनर्जी कंजम्पशन है ये भी कम करना था। तो ये सारी चीजों को देखे, फिर स्पीड जो था वो भी हमें है वो बढ़ाना था। तो ये सारी चीजें थी। फिर हम लोग को गैस फी जो है, क्योंकि अगर मुझे स्पीड बढ़ाना है तो मुझे नोड्स बढ़ाने पड़े, फिर गैस फी बढ़ जाता है, फिर ये गैस फी भी कम करना था। तो ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे तो उस हिसाब से टेक्नोलॉजी भी ओल्ड होती जा रही है, इसलिए नई टेक्नोलॉजी आना बहुत जरूरी था। तो प्रूफ ऑफ स्टेक इज अ एडवांस मैकेनिज्म। इस प्रूफ ऑफ स्टेक का भी आगे का मैकेनिज्म है, जिसको हम डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक्स बोलते हैं, तो वो भी एक है। तो ये सारी सिस्टम है ना, आगे आगे बढ़ती जा रही है। तो ऐसा नहीं कि प्रूफ ऑफ वर्क इज नॉट अ बैड थिंग। 10 साल से प्रूवन मेथड है, तो जो प्रूवन मेथड है वो हमेशा हमें अच्छा ही लगेगा। लेकिन हमें एडवांस टेक्नोलॉजी हमेशा अडॉप्ट करती रहनी पड़ेगी। चेंज ब्लॉकचेन में आता रहेगा, टेक्नोलॉजी हमेशा आती रहेगी। लेकिन हमें कुछ भी, कोई भी सिस्टम आए, ये ब्लॉकचेन होने की वजह से हमारी एसेट्स जो है वो हमेशा सिक्योर रहेगी। तो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक्स पे भी अगर इथेरियम गया तो भी हमारे जितने भी एसेट्स थे वो सेफ थे और सेफ है। सो इट्स जस्ट अ टेक्नोलॉजी। ओके। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्लॉक। आई थिंक और किसका, सॉरी, और किसी का क्वेश्चन है ना? ओके, सो अगर हम पूरी ब्लॉकचेन को देखेंगे इन सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अगर बोलना है, तो ब्लॉकचेन कुछ नहीं है, एक रिकॉर्ड कीपिंग डेटाबेस है, जिसमें ब्लॉक जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग डिवाइस है। तो किसी ने तुम्हें इजीली पूछा कि भैया ब्लॉक होता क्या है, तो सिंपल सा एक सेंटेंस में है कि भैया ये रिकॉर्ड कीपिंग डिवाइस है। ठीक है, अब ये ब्लॉक के कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। इसमें आपको, और जो ब्लॉक है ये पीरियोडिकली माइन होता है। हर एक का एक पीरियोडिक्स, हर एक ब्लॉकचेन का है ना एक प्रोटोकॉल है कि ये ब्लॉक इस टाइम पे माइन होने वाला है, ये इस टाइम पे बनने वाला है। तो एक पीरियोडिकली सेटअप होता है। अब जितने नंबर ऑफ ब्लॉक बनते हैं वो बनती है वो हाइट ऑफ द ब्लॉक समझा जाता है। तो हर एक ब्लॉक का है ना नंबर होता है, तो वो इट इज अ हाइट ऑफ द ब्लॉक। तो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 ऐसे जब भी होगा, तो अगर 5 है तो दैट इज द हाइट ऑफ अ ब्लॉक। तो किसी ने ये क्वेश्चन आता है
कि व्हाट इज द नंबर इन द ब्लॉकचेन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपको लिखना है हाइट ऑफ द ब्लॉक, या फिर उल्टा आ सकता है। अब इसमें ब्लॉक एक बार स्टोर हो जाता है फिर वो रीड ओनली हो जाता है, ये याद रखिएगा। एक बार स्टोर हो गया तो इट्स अ रीड ओनली। और उसमें एक ब्लॉक में आपको क्या मिलता है, तो अ ब्लॉक रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ इवेंट्स दैट हैव ऑकर्ड ओवर अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। यानी उस ब्लॉक में सेट ऑफ इवेंट्स, यानी जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए, एक सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस हुआ उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, क्योंकि ब्लॉक उस टाइम फ्रेम में बनने वाला है, तो उस टाइम फ्रेम में जितने भी सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस हुए उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस उसमें जो है वो उस टाइम फ्रेम में हुए है उसका रिप्रेजेंटेशन करता है। अब ब्लॉक की आइडेंटिटी किससे मिलती है हमें? ब्लॉक आईडी से, जो मर्कल ट्री से बनी थी ब्लॉक आईडी, जिसको हम हैश भी बोलते हैं, हैश ऑफ डेटा बोलते हैं या हैश ऑफ ब्लॉक बोलते हैं। तो ये ब्लॉक आईडी कुछ नहीं है, डिजिटल फिंगरप्रिंट होती है उस ब्लॉक की। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसमें से एक हाथ क्वेश्चन आता है कि ब्लॉक में होता क्या है, या ब्लॉक का हेडर कौन बनाता है। तो मर्कल रूट जो होता है वो ब्लॉक का हेडर बनता है, यानी ब्लॉक का हैश जो है वो हमेशा ब्लॉक का हेडर होता है। तो मर्कल रूट क्या है? सब ट्रांजैक्शन का एक मर्कल रूट जो हम लोगों ने ऊपर अभी जान के लिया कि कैसे बनता है। फिर क्या होता है? प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है। तो ये समझिए कि ब्लॉक में होता क्या क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है मल्टीपल में कि ब्लॉक कंटेन क्या करता है। तो एक होता है ब्लॉक हैश, उस ब्लॉक का हैश, या उसे ब्लॉक आईडी बोलते हैं या फिर मर्कल रूट बोलते हैं, हमेशा याद रखिए। फिर प्रीवियस ब्लॉक की हैश होती है। फिर टाइम स्टैम्प, यानी किस टाइम पे वो ब्लॉक क्रिएट किया गया। फिर ये माइनिंग डिफिकल्टी, माइनिंग डिफिकल्टी उसमें होती है इन केस ऑफ माइनिंग। फिर नॉन्स, नॉन्स इन केस ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क, क्योंकि ये नॉन्स जो जनरेट होता है ये सिर्फ प्रूफ ऑफ वर्क में जनरेट होता है, बाकी किसमें नहीं होता है। नॉन्स कुछ नहीं है, एक नंबर होता है जो माइनर को सॉल्व करने के लिए जाता है। वो एक पजल होता है, वो पजल सॉल्व करने के लिए माइनर्स के पास जाता है, अगर उन्होंने उसे सॉल्व कर दिया तो उसका रिवॉर्ड उन्हें मिलता है। तो वो एक नॉन्स उसमें होता है, और पूरा 25 ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड उस ब्लॉक में होता है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ये 6 पॉइंट्स है जो ब्लॉक में क्या होता है आपके ब्लॉक में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इस पे एक तो भी क्वेश्चन आएगा ही। फिर हम चलते हैं, ये मैं लास्ट चैप्टर लेने वाला है। इस लास्ट चैप्टर के बाद वी विल टेक सम क्वेश्चंस एंड आंसर। तो बाकी के 7 चैप्टर्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो आप आपके क्वेरीज भी आप जो है आप लिख के लाइए, आप अगले सेशन में आ सकते हैं। तो जो 7 चैप्टर है वो क्रिप्टोग्राफी और हैशिंग पे है। तो क्रिप्टोग्राफी है क्या? तो इस क्रिप्टोग्राफी सिंपल स्टडी टू सेंड इंफॉर्मेशन बैक एंड फोर्थ सिक्योरली इन प्रेजेंस ऑफ एडवर्सरीज। यानी मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी और फिर से रिसीव करनी है, और मेरे अपोजिट वाले यानी मेरे कॉम्पिटिटर्स मेरे सामने और उनके सामने मुझे भेजनी है बिना उन्हें पता चले, तो मुझे ये क्रिप्टोग्राफी स्टडी करनी पड़ेगी, या क्रिप्टोग्राफी का फंक्शन यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो होता क्या है क्रिप्टोग्राफी में? क्रिप्टोग्राफी में का यूज हम लोगों ने 2 चीजों में किया, एक पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और एक प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में जाने के पहले हम समझते कि ये हमें देता क्या है। ये हमें देता है इंटीग्रिटी, क्योंकि एक बार ये क्रिप्टोग्राफी के थ्रू आपका एक की बन गई तो ये नॉट चेंजेबल है, और ये किसी के पास नहीं होती, ये यूनिक होती है, इसलिए हमें इंटीग्रिटी ऑफ लेजर देती थी, इंटीग्रिटी मेंटेन करती है। फिर दूसरी क्या है? ऑथेंटिसिटी देती है। हम इसमें ट्रैक और अपने एसेट मैनेज कर सकते हैं, तो ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाता है। फिर हमारी प्राइवेसी ऑफ ट्रांजैक्शन देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनोनिमिटी, यानी आइडेंटिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज एनोनिमस, मतलब मैं एनोनिमसली आई कैन डू द ट्रांजैक्शन। तो ये सारे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो क्रिप्टोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो जरूरी होते हैं हमें ट्रांजैक्शन करते वक्त। जो हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे ट्रांजैक्शन, हमारे एसेट्स जो है प्राइवेट रहे, तो ये सब कुछ क्रिप्टोग्राफी हमें प्रोवाइड करती है। तो कैसे प्रोवाइड करती है? तो एक है तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, यानी हमारी पब्लिक की बनाई हुई है। पब्लिक की करता क्या है?
पब्लिक की आपका क्या होता है, पब्लिक की आपकी आइडेंटिटी होती है, यानी पब्लिक की आपको एक आइडेंटिटी देता है, आपको वॉलेट एड्रेस होता है जहाँ पे आपको ट्रांजैक्शंस मिलेगा या आपको आपके डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए ऑप्शंस देता है। तो पब्लिक की इज सिमिलर टू, हम बोल सकते हैं ईमेल एड्रेस, हमारा ईमेल एड्रेस जैसा होता है वैसे हम बोल सकते हैं कि पब्लिक की है। तो ये हमें एक आइडेंटिटी देता है। फिर प्राइवेट की क्या होती है, प्राइवेट की क्यों लगती है, साइन और अप्रूव करने के लिए लगती है ट्रांजैक्शन। तो प्राइवेट की इज लाइक अ पासवर्ड, यानी किसी भी ईमेल का पासवर्ड है और मुझे वो ईमेल एक्सेस करने के लिए वो पासवर्ड लगेगा। तो प्राइवेट की इज लाइक अ पासवर्ड जो अप्रूव करने के लिए लगता है या फिर आपका डेटा एक्सेस करने के लिए लगता है। तो ये सारी चीजें क्रिप्टोग्राफी के थ्रू, क्रिप्टोग्राफी फंक्शन यूज करके बनाया गया है, जिसको हम कहते हैं साइफर। साइफर को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं क्योंकि इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी एक जस्ट मैंने ये अपने सिलेबस में आया तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं कि क्या होता है। तो डेटा एनक्रिप्टेड विद पब्लिक की, जो भी डेटा एनक्रिप्ट होता है हमारे पब्लिक की थ्रू, वो डिक्रिप्ट हो सकता है प्राइवेट की से या फिर वाइसा वर्सा। तो बहुत जरूरी है, स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, जो भी डेटा हम लोगों ने एनक्रिप्ट किया है प्राइवेट की से, यानी सिक्योर किया है या फिर स्टोर किया गया, एनक्रिप्ट यानी क्या, उसको सिक्योर कर दिया, स्टोर कर दिया, यानी कोई दूसरा ना पढ़ पाए, वो सिर्फ डिक्रिप्ट, यानी इसको सिर्फ वो ही देख सकता है जिसके पास प्राइवेट की है, या फिर प्राइवेट की से जो डेटा एनक्रिप्ट किया है उसे सिर्फ पब्लिक की से डिक्रिप्ट किया जा सकता है। तो एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऐसा है, एनक्रिप्ट यानी हमने डेटा को सिक्योर कर दिया, एनक्रिप्शन कर दिया, और डिक्रिप्शन यानी हमने डेटा को ओपन कर दिया। तो ये बहुत जरूरी चीज है, पूरे ये क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन करता है। तो आपका जो भी ट्रांजैक्शंस जो होते हैं ये इस प्राइवेट की और पब्लिक की का पूरा कमाल है। तो होता क्या होता है, तो ये टर्म्स याद रखिए। सीक्रेट क्या होता है, एक डेटा है जो मुझे प्रोटेक्ट करना है, मुझे किसी के हाथ में नहीं लगाना, तो वो डेटा यानी उससे हम सीक्रेट समझते हैं, ये सीक्रेट रखना है। अब ये सीक्रेट कैसे रखोगे, तो उस डेटा को सीक्रेट रखने के लिए हमें की लगेगी जो उसे खोलेगी भी और बंद भी करेगी। तो ये की जो है एनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टिंग की होनी चाहिए। तो ये की, तो ये सीक्रेट प्लस की को मिला के जो फंक्शन बनता है, ठीक है, उसको फंक्शन कहा जाता है। इन दोनों को मिला के जो बनता है उसे फंक्शन कहा जाता है, और ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उससे क्रिएट होता है साइफर। साइफर कुछ नहीं, ये जो हमारा जो पब्लिक अपना जो वॉलेट है वो एक साइफर जैसे काम करता है, यानी हमारी ब्लॉकचेन जो है वो साइफर जैसे काम करती है। इसमें मेरा सारा डेटा सीक्रेटली रहता है और ये डेटा को ओपन करने के लिए मेरे पास की है जिससे मैं इसे ओपन कर सकता हूँ। तो ये पूरा फंक्शन को हम साइफर फंक्शन बोलते हैं। इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आते, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये साइफर होता क्या है। काफी सारे इंग्लिश मूवी अगर आपने देखे होंगे, डा विंची कोड जैसे मूवी देखे होंगे, या फिर नेशनल ट्रेजर जैसे मूवी देखे, तो साइफर ये वर्ड बहुत यूज हुआ है और उसमें साइफर करके ऑब्जेक्ट्स भी दिखाए गए, तो आप वहां पे इसे रिलेट कर सकते हो। तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू ये साइफर यानी हमारा जो वॉलेट है वो कुछ नहीं, साइफर है जिसमें आपका सीक्रेट प्लस आपके पास की है, और ये साइफर मतलब बना दिया है, तो आप सिक्योरली ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो ओवरऑल क्रिप्टोग्राफिक हैश क्या है, ये वन वे फंक्शन है, ठीक है। एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी डिक्रिप्टेड, ठीक है। यानी क्रिप्टोग्राफिक हैश जो बनती है हमारे ब्लॉक पे, ब्लॉक के क्रिप्टोग्राफिक हैश की बात करें, वो भी क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन से बनी है। जो मर्कल ट्री है वो क्रिप्टोग्राफी को यूज करके उसने की है, वो यूनिक बनती है। तो वो हैश वन वे फंक्शन है और यूनिक है, उसको एनक्रिप्ट कोई नहीं कर सकता, और उसको एक बार एनक्रिप्ट किया तो उसको डिक्रिप्ट कोई नहीं कर सकता। फिर उसमें जो भी इनपुट जनरेट है उसका एक यूनिक आउटपुट आता है। और ये क्रिप्टोग्राफिक हैश जो यूज किया जाता है, ये थर्ड पॉइंट जो है, ये इसलिए यूज किया जाता है कि हमें दो से ज्यादा डेटा या दो से ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डेटा को कंपेयर करना है, तब हमें इस फंक्शन को यूज करते हैं। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत जरूरी है, इस पे क्वेश्चन आता है कि क्रिप्टोग्राफिक हैश क्यों यूज की जाती है। तो टू कंपेयर टू और मोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा टू एंश्योर दे आर सेम। तो ये था ये क्रिप्टोग्राफिक हैश, जहाँ पे हमारा ब्लॉक आईडी बनता है या फिर जो ट्रांजैक्शन के हैश क्रिएट होते हैं क्रिप्टोग्राफिक हैश के थ्रू क्रिएट होते हैं।
तो चलो समराइज करते हैं, क्या है, समराइज करते हैं। ये चेन जो है ब्लॉकचेन में, ये है क्या। हमने ब्लॉक फर्स्ट तो स्टडी कर लिया कि ब्लॉक क्या है, रिकॉर्ड कीपिंग डिवाइस है, उसमें ये चीज होती है। पर एक चेन क्या है ब्लॉकचेन में, तो हैश आउटपुट विल बी स्टोर्ड इन द हेडर ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक, यानी प्रीवियस ब्लॉक का जो भी हैश है वो नेक्स्ट ब्लॉक के हेडर में स्टोर होगा। तो याद रखिएगा, यही बनाती है, यही वो चेन है, वो हैश आउटपुट इज अ चेन ऑफ द ब्लॉकचेन। ठीक है। फिर इससे क्या होगा, जब अगर किसी हैकर को कोई डेटा चेंज करना है, कुछ मैल फंक्शन करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जाके किसी ब्लॉक का डेटा चेंज करने लगा तो फिर उसका हैश चेंज हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक में अगर डेटा चेंज होता है तो हैश हिल जाएगी, और फिर जब हैश हिल जाएगी तो तो नेक्स्ट ब्लॉक पे जो हैश है वो देखेगी कि अरे ये तो मैच ही नहीं हो रही है, क्योंकि ये ब्लॉक ही नहीं है। तो ये ब्लॉक नहीं है तो वो बंदे को वो ब्लॉक क्रिएट ही नहीं करने देगा। तो वो बंदे को हर एक ब्लॉक को, जितने भी ब्लॉक पे ये हैश रिकरिंग में गई है, वो सारी हैश चेंज करनी पड़ेगी। पर ये चेंज करने के लिए, मतलब नेक्स्ट ब्लॉक विल नीड टू चेंज टू एंड द ब्लॉक आफ्टर दैट एंड ब्लॉक आफ्टर दैट एंड आफ्टर दैट। ये चेंज करने के लिए उसको पूरा दिन जाएगा। तब तक उसकी कंप्यूटेशनल पावर, उसको जो एनर्जी लगने वाली, उसके लिए इतना पैसा लगेगा कि वो उससे अच्छा बोलेगा कि मैं एक ब्लॉकचेन क्रिएट करूँ और एथिकल वे में मैं एक प्रॉपर सिस्टम बनाऊं। तो इसीलिए ये चेन जो है ना, ये सबसे बड़ा रीजन है सिक्योरिटी देने के लिए, ये सबसे बड़ा रीजन है ब्लॉकचेन को सिक्योर करने के लिए। तो ये चेन की स्पेशलिटी है। ठीक है, तो आज के दिन हम यहाँ पे ही एंड करते हैं हमारा सेशन। तो आप ये पूरी चीजें रिवाइज कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप अभी पूछ सकते हैं। हाँ मोहित जी, या गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम एक्चुअली ना ये जिसकी जो पीपीटी आपने रेडी की हुई है ना, ये मिल हाँ जाएगी जी, हम लोगों को? बिल्कुल मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन है? मैम टेलीग्राम में तो बहुत टाइम पहले ही मतलब सर ने ब्लॉक कर दिया था पोस्ट, बहुत टाइम पहले। नहीं नहीं नहीं, व्हाट्सएप? नहीं, एक अलग नॉलेज पार्क का अलग ही टेलीग्राम ग्रुप है, जो सिर्फ टेक्निकल चीजों को कवर करने के लिए, ओके। मतलब सिर्फ ब्लॉकचेन रिलेटेड। तो मिशेल फिर से सबको लिंक भेज देंगे, आप प्लीज ज्वाइन कीजिए। एक बार सब ज्वाइन कर देंगे तो मैं वापस ये डॉक्यूमेंट्स पहले भी भेजा है मैंने, फिर Yes, से ma'am. आई विल सेंड। यस और यस। मैम, हाँ मैम, जैसे हमने कोई एग्जाम दिया इसका, तो एग्जाम जो है मतलब हमने फर्स्ट टाइम दिया तो हम डिस्क्वालीफाई हो गए एग्जाम में, ठीक है ना? तो सेकंड टाइम मैंने उनको मेल किया तो वहाँ से ऑप्शन मेरे पास आ चुका है मेल का, मतलब मेरे को दोबारा टेस्ट देने के लिए। तो हम जी, कितनी बार नंबर ऑफ टाइम्स मतलब टेस्ट दे सकते हैं ये? 3 टाइम्स ओनली, 3 टाइम्स ओनली? 3 अटेम्प्ट्स। ओके ठीक है मैम, आप बस तो लिंक। जी। हाँ, तो इतनी आप डिफिकल्ट नहीं है, सेकेंड अटेम्प्ट में तो कोई भी क्लियर कर लेगा। और ये अभी अब अपने ये डॉक्यूमेंट्स भी आप गो थ्रू करोगे हाँ तो जी मैम, काफी अच्छे तरीके से। अभी सेकंड अटेम्प्ट इसलिए नहीं दिया क्योंकि पहले तैयारी कर रहे हैं ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो वो हो ही नहीं पाया था कंप्लीट पूरा। तो हम्म, सोचा कि सेकंड टाइम जाए पढ़ के अच्छे से दे पाए इस वजह से। तो अभी आपको ऑलमोस्ट जो मैंने कवर किया, समझा आपको सिस्टम यस पूरा? जी मैम, वो आ गया, गुड। लेकिन फिर भी क्या है कि एक बार जो है आप लिंक शेयर कर दीजिएगा टेलीग्राम का भी, और मैम ये पीडीएफ साइन कर देना एक बार बस। श्योर श्योर, आई विल सेंड इट। ठीक है, ओके मैम। ओके, ओके थैंक यू। वेलकम। हेलो हाँ मैम। पीयूष जी। हाँ हेलो। हाँ मैम, मैं ये पूछ रहा था, जो पहले आपने या फोर्थ चैप्टर के आसपास आया था, ये मीडिएटर या मिडल मैन का जो रोल है, ये अपन जैसे ट्रांजेक्शन वगैरह करते तो इसमें मीडिएटर की जरूरत होती है मैम? नहीं, यहाँ पे नहीं होती है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई फिजिकल पर्सन है ही नहीं। अभी पूरा आप जो ब्लॉकचेन देखो, आप सिंपली जब कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो कोई मिडल मैन है ही नहीं। ये नॉर्मली जो भी कंसेंसस मैकेनिज्म है, भले वो प्रूफ ऑफ वर्क हो या प्रूफ ऑफ स्टेक हो, वो ऑटोमेटिकली आपका ट्रांजेक्शन कर लेता है। इसलिए यहाँ पे कोई मिडल मैन की जरूरत नहीं है। या फिर कोई भी आपने फंक्शन कर दिया या फिर आपने कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, तो फिर मिडल मैन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो भले वो प्राइवेट ब्लॉकचेन हो या पब्लिक ब्लॉकचेन हो, एक बार यहाँ पे आपका अल्गोरिदम बन जाता है तो फिर किसी मिडलमैन की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सारे गवर्नेंस होते हैं।
आप एक बार दुबई का मैकेनिज्म पढ़ लीजिए, वहां पे गवर्नेंस इतनी स्विफ्टली चलती है ना, कोई भी मिडल मैन की जरूरत नहीं लगती, सब इतना क्विकली हो जाता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने यही सबसे बड़ी काम की, मिडल मैन की जरूरत ही नहीं रखी। अच्छा, और ये ब्लॉकचेन पे अपन जो जैसे बिटकॉइन वगैरह ये जो जितने भी होते तो सब ये किस किस चीज के अंडर में आते हैं, मतलब क्या बोलेंगे अपन, ये इनके एप्लीकेशन हुए या फिर क्या इनके मतलब वो? हाँ, बिटकॉइन बिटकॉइन अगर देखा जाएगा तो एक सॉफ्टवेयर जैसा ही काम करता है, अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर, जिसपे बिटकॉइन एक एसेट है, जिसको हम लोगों ने एक वैल्यू दी है, वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू बन गई है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन बिटकॉइन को स्टोर ऑफ वैल्यू देने का रीजन था कि हम लोग एक एथिकल टाइप में ट्रांजैक्शन करें, ठीक है। तो हुआ क्या था इसके बारे में, एक चलो थोड़ी सी एक स्टोरी बता देते हैं। हुआ क्या था कि जब हम पहले ट्रांजैक्ट करते तो पहले क्या था, बार्टर सिस्टम थी, ठीक है। हम तेल देते थे तो हमें दूध आता था, तो इससे कोई मिडल मैन नहीं था, पर वो एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है ना, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, राइट। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने क्या सोचा, हमारे कुछ बुजुर्गों ने, सब लोग वैसे मिले, इसको हम ग्रुप कंसेंसस बोल सकते हैं, ठीक है। तो कभी हम थोड़े थोड़े ना टेक्निकल वर्ड है ना, हम पुराने जमाने में लिखे थे, ग्रुप कंसेंसस हुआ कि कुछ तो यार ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके थ्रू हमें ना उससे वैल्यू देनी चाहिए। एक्चुअली Yes. देखा जाएगा तो वैल्यू किसी को थी नहीं, वैल्यू कब थी, जब उसकी जरूरत है, डिमांड है। तो बोले कि हम एक ऐसी चीज बनाते हैं जो हम कैरी कर सकते कहीं पे भी, और उसको वैल्यू दे देते हैं, और उसके थ्रू हम उसे परचेस कर सकते हैं। तो वो बोले हाँ, एक ऐसी चीज है, गोल्ड है। गोल्ड, यस। हाँ, हम गोल्ड को है ना नंबर ऑफ फ्रैक्शन में शेयर कर सकते हैं, तो हमें कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं। मैंने उसको उतना पैसा दे दिया, मुझे नमक चाहिए, मैंने इतना गोल्ड दे दिया, मुझे वो नमक दे देगा। तो मुझे इधर से शक्कर लेके जाने की जरूरत नहीं, और उसके पास से नमक लेके आने की जरूरत नहीं, यानी टू वे ट्रैवलिंग नहीं, यानी मैं कहीं भी ये ये गोल्ड कॉइन को लेके जाओ या गोल्ड को लेके जाओ, हो जाएगा, ठीक Yes. है। इस तरीके से क्या हुआ, गोल्ड को वैल्यू मिला, तो गोल्ड क्या बना, स्टोर ऑफ वैल्यू। तो स्टोर ऑफ वैल्यू कैसे बना, इस तरीके से। अब इसको किसी गवर्नमेंट ने वैल्यू नहीं दी थी, राइट। Yes. इसको किसने वैल्यू दी, हम लोगों ने मिलके दी, हमारे पूर्वजों ने दी, ठीक है। और फिर डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू जब जब मुझे कुछ भी चीजें मार्केट में लगी, तो गोल्ड की रिक्वायरमेंट मुझे लगती गई, इसलिए गोल्ड की वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई की वजह से बढ़ती गई। अब हम आते बिटकॉइन के पास। अब बिटकॉइन ने क्या किया, बिटकॉइन ने भी यही सेम टेक्निक यूज की। बिटकॉइन ने क्या बोला कि ये बिटकॉइन को वैल्यू हम देगी, पब्लिक देगी। कैसे देगी, कंसेंसस मैकेनिज्म से देगी, कि जब जब मार्केट में हमें जरूरत होगी ट्रांजैक्शंस की, या फिर कुछ भी खरीदने के लिए बिटकॉइन की जरूरत लगेगी, तब तब बिटकॉइन मार्केट में आएगा, ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, और मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो बिटकॉइन की भी वैल्यू बिल्कुल गोल्ड की तरह ही डिमांड एंड सप्लाई से बढ़ी हुई है। दोनों के पीछे कोई अंडरलाइंग एसेट्स नहीं, दोनों के पीछे भी कंसेंसस मैकेनिज्म है, जो हमने एज अ डेमोक्रेटिक वे में की गई, बिटकॉइन ठीक भी है। ये मैम 21 मिलियन है ना, फिक्स मतलब? हाँ, वो फिक्स है, क्योंकि अगर गोल्ड भी तो लिमिटेड ही है ना, अगर Yes, उस अगर वो अनलिमिटेड कर दिया, तो फिर वो हम जैसे नोट छाप रहे हैं, और नोट छापने की वजह से जो महंगाई बढ़ रही है, उसमें और इसमें फर्क क्या है। नोट को एक्चुअल, हमारे नोट को कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, नोट को वैल्यू किसने दी, गोल्ड ने दी, बराबर। गोल्ड अभी, हाँ, हुआ क्या, गोल्ड हम लोगों ने दे दिया, हमारे पास का जितना गोल्ड था हमने क्या किया, गवर्नमेंट को दे दिया, और गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया, उसके बदले नोटें दे दी, कि भैया तुम्हारा 2 किलो का गोल्ड है, ये तुम्हें इतनी नोट दे दी, आप किसी को भी दो, और आप ट्रांजैक्ट करो, और जो भी मेरे पास ये नोट लेके आएगा, मैं उसको गोल्ड दे दूंगा। पर रिजर्व बैंक के पास कोई, या फिर ये जो बैंक रिजर्व है, इनके पास कोई जा ही नहीं रहा था वापस, सब लोग उधर के उधर ही वो नोट घुमा रहे थे। तो इसका फायदा क्या किया गवर्नमेंट ने, अपने खुद के फायदे के लिए, या फिर पॉलिटिकल एक्सपेडिशन के फायदे के लिए, इन्होंने नोट एक्स्ट्रा छापना चालू कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे वही हुआ, यूएस ने सबसे हाँ बड़ा मैम, चीज क्या किया। अमेरिका उस टाइम पे भी अमेरिका ने सही करा था मैम, वो गोल्ड हाँ, लेके और सबको मतलब पावर के लिए हाँ, सप्लाई करने के लिए। हाँ, पर उन्होंने नोट ज्यादा छाप दी, 10% से ज्यादा छाप ली, तो उसके वजह से क्या हुआ, 10% ज्यादा नोट आ गई, ये गलत हुआ ना हमारे साथ। यस मैम। तो 10% ज्यादा महंगाई बढ़ गई, 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया। यानी आज के दिन में अगर मैं 10 रुपए का नोट, अगर $100 उनको लेके जाऊं, तो मुझे सिर्फ $90 का ही गोल्ड मिलेगा।
तो ये चीज गलत कर रहे थे और ये गलती के वजह से हमारे इधर इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। तो ये बड़ी इकोनॉमिक कहानी है, अगर फाइनेंस के थ्रू जाओगे तो ये इकोनॉमिक की कहानी है, इकोनॉमिक क्रैश क्यों हुआ, और ये अभी भी हो रहा है, यूएस में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। तो इकोनॉमिकल जो क्रैश हो रहा है इसको बचाने का काम बिटकॉइन ने किया, ब्रिंगिंग अ ब्लॉकचेन, और यही काम क्रिप्टो करेंसी कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पे अभी सेंट्रलाइज सिस्टम को वो आदत हो गई है पैसों की, क्योंकि वो कंट्रोल में था ना हमारा पैसा उनके, तो उनको वो छोड़ना नहीं है। इससे लोग कहीं ना कहीं तो बिटकॉइन को गलत बोलता है या इथेरियम को गलत बोलता है। गलत कुछ नहीं है, आप लोगों ने कुछ गलत किया इसीलिए नई सिस्टम है, बस यही चीज है। और इसी तरीके से बिटकॉइन का पूरा फंक्शन चलता है, और आगे की जो ऑथेंटिक और एथिकल क्रिप्टो करेंसी जो आएगी वो यही काम करेगी। तो और मैम जिस इंडिया में जैसे अभी डिजिटल करेंसी का लॉन्चिंग का चल रहा है या फिर हो गया, तो ये भी क्या ये जैसे लिमिटेड ही बनाएंगे या फिर इसका कैसे क्या रहेगा मतलब कॉन्सेप्ट? ये नहीं, इलेक्ट्रॉनिक रुपी लिमिटेड नहीं है, ये वैसा ही जैसे नोट छपते हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, सारे के सारे नोट वापस बैंक में लेंगे और इलेक्ट्रॉनिक रुपी देना चालू करेंगे, यानी 1 रुपए के बदले एक 1 रुपए का ER आएगा। हाँ। तो वो वैसे ही चलेगा, फिर उनको जितना छापना है वो छाप सकते हैं। वो कोई सेंट्रलाइज हो गया हो तो फिर कंट्रोल इनके हाथ में, तो ये फिर हिसाब से कर सकते कुछ भी। हाँ, तो पूरी ट्रैकिंग होगी आपकी, फिर आप छोटी से छोटी चीजें भी खरीद रहे तो भी ट्रैकिंग होगी। तो उसके लिए तो कोई ब्लॉकचेन की तो जरूरत नहीं, वो तो इनके हिसाब से बनाएंगे। अभी तो फिलहाल वो लोग बिना ब्लॉकचेन के काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन ब्लॉकचेन भी अडॉप्ट किया तो भी वो प्राइवेट ब्लॉकचेन होगी। अब वो तो प्राइवेट ब्लॉकचेन इनके अंडर में रहेगी, ब्लॉकचेन पूरी की पूरी। जी, तो वो सेंट्रलाइज सिस्टम पे ही रहेगी, तो धोखा तभी भी है। ठीक है, ओके ओके मैम, थैंक यू। या वेलकम। एनी मोर क्वेश्चंस? मिशेल, आपको कोई क्वेश्चंस पूछना है? नो मैम, अभी तो नहीं। कंसेप्ट क्लियर हो गया ऑलमोस्ट? ऑलमोस्ट कंसेप्ट क्लियर है मैम। एक एग्जाम बार के बारे गो में? थ्रू एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा चैप्टर्स, देन इट विल बी लिटिल बिट इजी। ठीक है, आप है ना सबको ये लिंक एक बार भेज दीजिएगा अपने टेलीग्राम ग्रुप की, और Okay, फिर मैं आई विल सेंड दिस अगेन। मैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी भेज दूंगे जो आउट ऑफ सिलेबस आए हुए हैं, वो भी बहुत जरूरी है। वो अगर ये लोग सब लोग पढ़ लेंगे ना तो भी एग्जाम दे पाएंगे। एनीथिंग कोई डाउट होगा एग्जाम्स के बारे में तो जस्ट आपको वो लोग अगर बताते हैं तो हम फिर से कोई तो जूम अरेंज कर देंगे, जस्ट एग्जाम्स को रिलेटेड डाउट। और बाकी के जो 7 चैप्टर्स है मिशेल, हम नेक्स्ट सैटरडे कर ले? या मैम, नो तो इश्यूज। ठीक है, तो इनको बीच में 7 डेज मिल जाते स्टडी करने के लिए आराम से। हाँ, and और if they are having any difficulties, we can resolve on Saturday also. yes, so I will request everyone to go through that blockchain syllabus and that blockchain का जो वीडियो है, everyone should go through that so that they can have more question and I can solve that question more easily. तो हर एक इंसान एक सेम पेज पे रहेगा, ठीक है? तो